1761 अस्थायी युद्ध विराम। सेना के बिखर जाने के बाद हुआन फैंग के बगल में केवल बाई शियाओरो ही अभी भी पीछे चल रही थी, क्योंकि यह एक छोटा समूह था जो लड़ रहा था। हुआन फैंग अपने समूह का नेतृत्व नहीं करना चाहता था, उसे बस इतना करना था कि अपने जनरलों को अपने समूह का नेतृत्व करने दे। उसके लिए बाई शियाओरो को साथ ले जाना ही काफी था। हुआन फैंग ने बाई शियाओरो को युद्ध के मैदान की बाहरी परिधि में लाया, लगातार दोनों देशों के सैनिकों का पीछा करते हुए। उसी समय उसने बाई शियाओरो को सोंग लियाओ के शिविर में जो कुछ हुआ था उसके बारे में बताया। तुम बहुत चालाक हो, सोंग लियाओ और अन्य 2 देशों को तुमने निशाना बनाया है, वे वास्तव में बदकिस्मत हैं। बाई शियाओरो ने मुस्कुराते हुए कहा, हे, मुझे लगता है कि मेरे अभिनय कौशल थोड़े सोने के लायक हैं। सोंग जून को एहसास नहीं हुआ कि मेरी पहचान संदिग्ध थी। हुआन फैंग ने भी मुस्कुराते हुए कहा, हालांकि उस समय स्थिति थोड़ी खास थी। उनके कमांडर को ले जाया गया था। इसके अलावा उन्होंने कभी भी लियाओ सेना पर भरोसा नहीं किया, इसलिए मेरे शब्द केवल तभी प्रभावी थे जब मैंने कोई शो किया। जब वे शांत हो गए तो उन्हें शायद एहसास हुआ कि इसमें कुछ गड़बड़ है। हालांकि उनके पास अब वह मौका नहीं होगा। दरअसल मुख्य कारण ये था कि सोंग राजवंश के सैनिकों को लियाओ सेना पर विश्वास नहीं था, इसलिए उन्होंने हुआन फैंग की बात पर विश्वास कर लिया। अन्यथा उन्हें पहले हुआन फैंग की पहचान की जांच करनी होगी। वे देखना चाहते थे कि क्या वो कमांडर का निजी रक्षक था। अगर नहीं तो उसे खबर कैसे मिली। इसलिए हुआन फैंग की पहचान के बारे में अभी भी कुछ संदेह थे। हालांकि उस समय सभी को लियाओ सेना पर भरोसा नहीं था। उनमें से कुछ घबराए हुए थे, इसलिए उन्हें इसका एहसास नहीं हुआ। सौभाग्य से इस युग में कोई ऐसा उपकरण नहीं है जो उंगलियों के निशानों को सत्यापित कर सके, अन्यथा भले ही आप मुझे फंसाना चाहें, यह इतना आसान नहीं होगा। बाई शियाओरो ने कहा, खंजर पर केवल हुआन फैंग के उंगलियों के निशान थे और सोंग राजवंश के उस अधिकारी की कोई उंगलियों के निशान नहीं थे। आधुनिक समय में ये स्पष्ट रूप से एक बहुत बड़ी खामी थी, लेकिन इस युग में कोई भी कुछ भी नहीं खोज सकता था। इसके अलावा उस समय तंबू में केवल सोंग राजवंश का वह अधिकारी था। इस वजह से भले ही दूसरा पक्ष समझाना चाहे, वह नहीं कर पाएगा। ये सही है, हुआन फैंग ने सिर हिलाया। हालांकि हम पहले ही अपना लक्ष्य हासिल कर चुके हैं। सोंग लियाओ ने फिर से लड़ाई शुरू कर दी है। दोनों पक्षों को निश्चित रूप से हताहत होना पड़ेगा। साथ ही हम कमजोर लोगों का एक समूह है, उनके हताहत होने की संख्या और भी ज्यादा होगी। इसके अलावा भले ही भविष्य में दोनों पक्ष लड़ना बंद कर दें, वे अब एक दूसरे पर भरोसा नहीं करेंगे और हम पर दबाव बहुत कम होगा। अगर हम अकेले किसी भी पक्ष का सामना करते हैं तो भी हमारे पास जीतने का मौका है। ये वो लक्ष्य था जिसे हुआन फैंग हासिल करना चाहता था। सोंग लियाओ मित्र सेना के पास 6 लाख सैनिक थे, जबकि पश्चिमी जिया सेना के पास केवल 2 लाख सैनिक थे। स्टोरेज बॉक्स की मदद से भी हुआन फैंग के लिए जीतना बहुत मुश्किल होगा। एक बार सोंग लियाओ अलग हो गया तो ये गठबंधन अब अस्तित्व में नहीं रहेगा। वेस्ट सिया पर दबाव स्वाभाविक रूप से कम हो जाएगा। अगर हुआन फैंग ने उन्हें बुलाने के लिए ग्रेनेड या बम का इस्तेमाल किया तो उसके जीतने की संभावना बहुत अधिक होगी। लड़ाई जारी रही। सोंग लियाओ के शिविर के आसपास का पूरा इलाका कोलाहल में था। हर जगह लड़ाई थी। इस क्षेत्र में कोई भी जगह पूरी तरह सुरक्षित नहीं थी। इसके अलावा आसमान में अंधेरा था। हर कोई अराजक लड़ाई में था, इसलिए हताहतों की संख्या और भी अधिक थी। कुछ लोगों को पहले ही एहसास हो गया था कि कुछ गड़बड़ है और वे पहले इस क्षेत्र से भागना चाहते थे। दिन निकलने के बाद वे ऊपर के जनरलों से संपर्क करेंगे और फिर लड़ाई करेंगे। अगर ऐसा हुआ तो यह और भी बेहतर होगा। हालांकि जैसे ही ये लोग इस क्षेत्र से भागना चाहते थे, उन्हें पता चला कि इस क्षेत्र के बाहर एक बड़ा जाल पहले से ही खुला हुआ था और जो लोग इस क्षेत्र से पहले भागना चाहते थे हांगलॉन्ग, वे सभी इस जाल में फंस जाएंगे और फिर उन्हें पश्चिमी जिया सेना के अनगिनत हमलों का सामना करना पड़ेगा। वे एक पल में ही खत्म हो जाएंगे। पश्चिमी जिया सेना बाहरी क्षेत्र में घूम रही थी और उन्होंने संख्या में अपनी बढ़त बनाए रखी थी। यदि सैनिकों का एक छोटा समूह घेरे से बाहर निकलना चाहता था तो उन्हें अपनी शक्तिशाली सेनाओं का सामना करना पड़ता था। हालांकि पश्चिमी सेना की ताकत लियाओ सेना जितनी मजबूत नहीं थी, या यहाँ तक कि अनेक की सेना की तुलना में उन्हें युद्ध शक्ति के मामले में कोई फायदा नहीं था। हालांकि अब उनके पास संख्यात्मक लाभ था और वे गणना कर रहे थे। उन्होंने बाहरी परिधि में उन लोगों पर घात लगा रखा था, इसलिए सोंग जून की परवाह किए बिना ये लियाओ सेना थी। घेरे से बाहर निकलने के उनके प्रयास में उन्हें बहुत बड़ा झटका लगा था। घेरे से बाहर निकलना आमतौर पर विफल होता था। अंत में वे यहाँ अपना जीवन छोड़ देंगे। बेशक क्योंकि आसमान बहुत अंधेरा था, पश्चिमी जिया सेना ये गारंटी नहीं दे सकती थी कि वे सभी को पीछे छोड़ देंगे। उनमें से कुछ अभी भी घेरे से बाहर निकल सकते थे, जबकि अन्य उनके पीछे युद्ध के मैदान में लौट सकते थे। शायद उन्होंने पहले ही रिपोर्ट कर दी थी कि यहाँ क्या हुआ था और उनमें से कुछ को पहले से ही इसके बारे में पता हो सकता है। बाहरी परिधि में कुछ बिन बुलाए मेहमान थे। दरअसल ये स्थिति कुछ ऐसी थी जिसके बारे में लियाओ सेना और सोंग जून दोनों ही सोच सकते थे। अगर पश्चिमी जिया की सेना को पता होता कि वे यहाँ मौत से लड़ रहे हैं तो वे निश्चित रूप से मुश्किल पानी में मछली पकड़ने की कोशिश करेंगे, सिवाय पश्चिमी जिया सेना के कमांडर के, जो एक बेकार था। यही कारण था कि वे उदासीन थे। लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि पश्चिमी जिया सेना का कमांडर कोई बेवकूफ नहीं था। वह जानता था कि अवसर का फायदा कैसे उठाया जाए। हालांकि न तो लियाओ सेना और न ही सोंग जून ने पश्चिमी जिया सेना को अपनी नजर में रखा। पश्चिमी जिया सेना के पास कम संख्या में लोग थे और उनकी लड़ाकू शक्ति कमजोर थी, इसलिए वे उनके लिए सीधा खतरा पैदा नहीं कर सकते थे। जब तक वे अपने प्रतिद्वंद्वी को हरा सकते थे तब तक वे जाकर पश्चिमी जिया सेना से निपट सकते थे। ये सही था। दोनों के मन में एक ही विचार था, साथ ही उनके दिलों में नफरत भी थी। लियाओ सेना को लगा कि यह सोंग था जिसने उनके कमांडर को मार डाला और सोंग जून को भी ऐसा ही लगा। लियाओ सेना ने उनके कमांडर को मार डाला था। उनके बीच की दुश्मनी को सुलझाया नहीं जा सका। इस तरह दोनों पक्षों के पास रुकने का कोई मौका नहीं था। लड़ाई और भी तीव्र हो गई। हालांकि सोंग जून और लियाओ आर्मी दोनों नहीं चाहते थे कि उनके लोग पश्चिमी जिया आर्मी से लड़ें। लड़ाई का नतीजा तय होने के बाद उन्हें ढूंढने में बहुत देर नहीं होगी। हालांकि इस समय पूरा युद्ध क्षेत्र अराजकता में था। उच्च अधिकारियों के आदेशों को हर एक तक पहुंचाना बहुत मुश्किल था। इस वजह से अभी भी बहुत से लोग थे जो नहीं जानते थे कि पश्चिमी जिया सेना उन्हें बाहर से शिकार कर रही थी।
जब वह अभी भी भागने के बारे में सोच रहा था तो सोंग लियाओ के जनरल को चिंता होने लगी। हालांकि वह इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता था। आसमान धीरे धीरे चमकने लगा। ये लड़ाई हुआन फेंग ने शुरू की थी, यह अभी खत्म नहीं हुई थी। पूरा युद्ध क्षेत्र, हर जगह लाशें बिखरी हुई थी और खून की बदबू हवा में फैल रही थी। सैकड़ों हजारों लोगों के बीच लड़ाई, घायल होना और हताहत होना अपरिहार्य था। जब आसमान धीरे धीरे चमकने लगा तो दोनों पक्षों ने सचेत रूप से अपने सैनिकों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। हालांकि दोनों पक्षों के पास कमांडरों की कमी थी। कार्रवाई और आदेशों के मामले में स्वाभाविक रूप से वे बहुत धीमे थे। इसके अलावा दोनों पक्षों के पास काफी संख्या में लोग थे। कल रात उनकी लड़ाकू ताकत का गायब होना और भी अधिक परेशान करने वाला था। इसके अलावा दोनों पक्षों के दिलों में गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ था, विशेष रूप से दालियाओ की सेना में। लियाओ सेना की युद्ध शक्ति निस्संदेह ग्रेट सॉन्ग के सैनिकों से कहीं ज्यादा मजबूत थी। हालांकि कल रात की अराजक लड़ाई के कारण उनकी युद्ध शक्ति पूरी तरह से सामने नहीं आ पाई थी। इसके विपरीत उन्हें बहुत नुकसान उठाना पड़ा था। वे सीमा से लेकर सोंग राजवंश की राजधानी ब्यानलियांग तक लड़े थे। उन्होंने ज्यादा लोगों को नहीं खोया था। नतीजतन कल रात की अराजक लड़ाई, इस वजह से ग्रेट लियाओ के हर जनरल को बहुत सारे लोगों को खोना पड़ा। वे भी बहुत असंतुष्ट थे। पिछली रात की लड़ाई बहुत अचानक हुई थी और उन्होंने मूल रूप से एक गुप्त हमला करने की योजना बनाई थी। हालांकि जब दूसरी पार्टी तैयार थी तो वे वास्तव में कुछ हद तक घबरा गए थे। इसके अलावा एक कमांडर के बिना वे अभी भी अंधेरे में लड़ रहे थे। इससे उनके प्रदर्शन पर असर पड़ा। नुकसान का हिसाब लगाया जा चुका है। मृतकों और लापता लोगों की संख्या लगभग 30,000 तक पहुंच गई है। एक लियाओ आर्मी जनरल ने उदास भाव से कहा, किसी को ये जानना था कि उन्होंने ग्रेट सॉन्ग पर जो लड़ाई जीती थी वह ब्यानलियांग तक चली थी। ब्यानलियांग को हराने के बाद उन्होंने कुल 20,000 लोगों को खोया था। 20,000 लोगों को खोना पहले से ही इतना बड़ा परिणाम हासिल करने के लिए पर्याप्त था। अंत में रात में लड़ाई में 30,000 लोग भ्रम में खो गए। हालांकि इन 30,000 लोगों में से कुछ लोग लापता हो सकते थे क्योंकि आसमान बहुत अंधेरा था। उसके बाद वे फिर भी टीम में वापस आ गए। हालांकि ये नुकसान अभी भी उनके लिए अस्वीकार्य था। लानत है, ये लड़ाई बहुत निराशाजनक है। लियाओ सेना के एक अन्य जनरल ने कहा, ये सही है, कल रात हमने पर्याप्त तैयारी नहीं की। आज हमें उन सॉन्ग आर्मी सैनिकों को मारना होगा, अन्यथा वे वास्तव में सोचेंगे कि हमें धमकाना आसान है। उसके बगल में बैठे जनरल ने सहमति जताई। पश्चिमी जिया सेना का क्या हाल है? वे कल रात अशांत जल में मछली पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। मुझे लगता है कि उन्होंने हमारे कई लोगों को मार डाला। पश्चिमी जिया सेना शहर में वापस आ गई है। वे काय, उन्होंने केवल अराजकता का फायदा उठाने और अंधेरे का फायदा उठाकर मुसीबत की पानी में मछली पकड़ने की हिम्मत की। अगर यह वास्तव में आमने सामने की लड़ाई होती तो वे हमारे लिए बिल्कुल भी मुकाबला नहीं कर पाते। वे रात में हमसे लड़ने की हिम्मत नहीं करते। कम से कम उन्हें अपनी सीमाएं तो पता है। एक जनरल ने तिरस्कार में कहा। सोंग लियाओ मित्र सेना की नजर में उनमें से केवल 2 लाख थे। इसके अलावा पश्चिमी जिया सेना की लड़ाकू ताकत बहुत अधिक नहीं थी। चिंता की कोई बात नहीं थी। ये भी वे ही थे। वे स्पष्ट रूप से जानते थे कि पश्चिमी जिया सेना उनके ठीक बगल में थी। उन्होंने लड़ने की हिम्मत इसलिए की क्योंकि उन्हें रात के आसमान की मदद मिली थी। पश्चिमी जिया सेना अशांत जल में मछली पकड़ने में सक्षम थी। अब जब भोर हो गई थी, पश्चिमी जिया सेना भाग गई थी। ये बहुत सामान्य था। फिर सेना को इकट्ठा करो। हम सबसे पहले सोंग जुन को हराएंगे, फिर हम पश्चिमी जियाल में चाले चल रही पश्चिमी जिया सेना को नष्ट कर देंगे। ठीक है, चलो इसे इस तरह करते हैं। ये लड़ाई जारी रहनी चाहिए, लेकिन समस्या ये थी कि कैसे लड़ा जाए। उन्हें पहले किससे लड़ना चाहिए? अब ऐसा लग रहा था कि सभी लोग सोंग जून से और भी अधिक नफरत करते थे। वे कल रात की लड़ाई के परिणाम से भी बहुत असंतुष्ट थे। सोंग जून मारा जाने वाला था। उसके बाद वे पश्चिमी जिया सेना में चले जाएंगे। हालांकि हमें सावधान रहना होगा। क्या पश्चिमी जिया सेना छिपकर हमला करेगी? अगर वे आते भी हैं तो हम नहीं डरेंगे, भले ही वे सोंग राजवंश के साथ सेना में शामिल हो जाएं। हम महान लियाओ के लोग कभी किसी से डरते कब हैं? ये सही है। अगर वे सेना में शामिल हो भी जाएं तो भी हम नहीं डरेंगे। ये सही है। अगर वे सेना में शामिल हो भी जाएं तो भी हम नहीं डरेंगे। वर्तमान में लियाओ सेना की युद्ध शक्ति अत्यंत दुर्जय थी। वे किसी भी प्रतिद्वंद्वी से नहीं डरते थे। यहाँ तक कि अगर उनका प्रतिद्वंद्वी सेना में शामिल हो जाता तो भी वे नहीं डरते। उन्हें ऐसा करने का आत्मविश्वास था। बेशक उन्हें तैयार रहना था। जबकि लियाओ सेना का मनोबल ऊंचा था और वे सोंग जून से बदला लेने की तैयारी कर रहे थे। सोंग राजवंश की सेना उदास मूड में लग रही थी। पिछली रात की लड़ाई में उन्होंने लियाओ सेना से भी अधिक लोगों को खो दिया था। ऐसा इसलिए था क्योंकि उन्होंने पहले से तैयारी कर रखी थी और यह रात के आसमान की वजह से भी था। ये पूरी तरह से कल्पना की जा सकती थी कि अगर दोनों पक्ष दिन के दौरान खुलेआम लड़ते तो वे कितना खो देते। जाहिर है लियाओ सेना इस मामले को ऐसे ही नहीं छोड़ेगी। उन्हें अभी भी यह युद्ध लड़ना था। 1762 ग्रेट सॉन्ग और वेस्ट सी अलायंस तय करते। मुझे कैसे पता होगा? अगर मुझे पहले पता होता तो मैं लियाओ सेना के साथ नहीं लड़ता। जब तक तुम लड़ाई नहीं करते तब तक सब ठीक है। क्या तुमने नहीं देखा कि वे कल रात ही हथियारों के साथ हमारी ओर आ रहे थे? क्या तुमने सोचा था कि वे तुमसे बातचीत करने आए हैं? तो अब हमें क्या करना चाहिए? मुझे कैसे पता होगा? इस समय सोंग राजवंश के शिविर में कई उच्च श्रेणी के सेनापति एक साथ इकट्ठे हुए थे और आगे क्या करना है इस पर चर्चा कर रहे थे। कमांडर चला गया था। ये बात पक्की हो चुकी थी। कल लियाओ सेना ने स्वीकार किया कि उन्होंने अपने कमांडर को मार दिया है और दोनों पक्षों में लड़ाई हुई। नुकसान कम नहीं था। हालांकि यह मामला अभी खत्म नहीं हुआ था। लियाओ सेना को पहले कभी इतना नुकसान नहीं हुआ था। वे इसे कैसे बर्दाश्त कर सकते थे? चाहे उन्होंने इसके बारे में कितना भी सोचा हो, उन्हें लगा कि यह असंभव है। इसके कारण दोनों पक्षों के बीच लड़ाई केवल अस्थायी रूप से रुकी तथा शीघ्र ही पुनः शुरू हो गई। हालांकि कल रात की लड़ाई के बाद सोंगजूरी के पक्ष को एक बार फिर लियाओ सेना के आतंक का एहसास हुआ। कल रात वे अभी भी उस लड़ाई के लिए तैयार थे जो तब हुई जब प्रतिद्वंद्वी तैयार नहीं था। इसके अलावा आकाश बहुत अंधेरा था जिसने दोनों पक्षों की ताकत को कम करने में मदद की। हालांकि फिर भी उनकी ओर से हताहतों की संख्या लियाओ सेना की तुलना में अधिक थी। वर्तमान में आकाश उज्ज्वल था। लियाओ सेना ने पहले से ही अपने सैनिकों को फिर से संगठित कर लिया था। एक बार जब वे हमला करने के लिए तैयार हो गए
तो सोम जून की तरफ से कोई भी ये नहीं सोचेगा कि वे इसका सामना कर सकते हैं। इस वजह से पूरे तंबू में माहौल ठीक नहीं था। लड़ाई के इस मोड़ पर अगर वे लड़ाई रोकना चाहते तो ये पहले से ही बहुत मुश्किल था। बेशक वे तैयार थे, हालांकि लियाओ सेना इसे कभी नहीं जाने देगी। वे निश्चित रूप से इस मामले को ऐसे ही जाने नहीं देंगे। अब तक उनमें से किसी के पास कोई अच्छा विचार नहीं आया था। इसी समय एक सैनिक आया और उसने सूचना दी, पश्चिमी ज़िया सेना का दूत जनरलों को रिपोर्ट करते हुए आपसे मुलाकात का अनुरोध करता है। पश्चिमी ज़िया सेना के दूत, वे यहाँ क्यों हैं? मैं उनसे नहीं मिलूंगा, किसी ने अधीरता से कहा। वे और पश्चिमी ज़िया सेना हमेशा एक दूसरे के प्रति शत्रुतापूर्ण रहे हैं। इसके अलावा पश्चिमी ज़िया सेना ने कल रात उनके बहुत से लोगों को मार डाला था। दोनों पक्षों के बीच संबंध अच्छे नहीं थे। इस समय वे स्वाभाविक रूप से पश्चिमी ज़िया सेना के लोगों को देखना नहीं चाहते थे। रुको, दूसरे जनरल ने कहा, पश्चिमी ज़िया सेना के दूत को अंदर लाओ। संदेशवाहक हिचकिचाया और उसे समझ नहीं आया कि किसकी बात सुननी चाहिए। सेनापति मर चुका था, इसलिए शेष सेनापतियों के पास सेना का नेतृत्व करने के लिए पर्याप्त अधिकार नहीं थे। वे मूल रूप से एक ही स्तर पर थे और उनके आदेश अलग अलग थे। संदेशवाहक को समझ नहीं आया कि क्या करना चाहिए। आपने पश्चिमी ज़िया सेना के दूत को क्यों देखा? वह जनरल जो पश्चिमी ज़िया सेना के दूत को नहीं देखना चाहता था बोला, इस समय उन्होंने दूत को यहाँ इसलिए नहीं भेजा है क्योंकि वे हमसे लड़ना चाहते हैं। मत भूलो, हम पश्चिमी ज़िया सेना के दुश्मन हैं और लियाओ सेना और पश्चिमी ज़िया सेना भी दुश्मन है। इसके अलावा जब तक पश्चिमी ज़िया सेना का कमांडर मूर्ख नहीं है, आप समझ जाएंगे कि लियाओ सेना हमसे ज्यादा खतरनाक है। अगर मेरा अंदाजा सही है तो उन्होंने इस समय एक दूत भेजा है। वे शायद हमारे साथ गठबंधन बनाना चाहते हैं और पहले लियाओ सेना पर हमला करना चाहते हैं। जहां तक हमारे बीच के मामले की बात है तो हम लियाओ सेना को हराने के बाद इसे सुलझा लेंगे। उसके बगल में बैठे जनरल ने कहा, ऐसा ही होना चाहिए। एक अन्य जनरल ने भी कहा, लेकिन कल रात उनके लोगों ने हमारे कई भाइयों को मार डाला। इसका विरोध करने वाले जनरल ने दुखी होकर कहा, इस दुनिया में कोई भी शाश्वत शत्रु नहीं है। कल रात उन्होंने हमारे लोगों को मार डाला और हमारे लोगों ने भी उनके लोगों को मार डाला। हर कोई अपने दृष्टिकोण से सोच रहा है और अभी हमारा सबसे बड़ा दुश्मन लियाओ सेना है। हम लियाओ सेना को हराने के बाद इस बारे में बात करेंगे। उनके द्वारा हमारे भाइयों को मारने का मामला, बेशक हम इसे ऐसे ही नहीं जाने देंगे। जनरल ने कहा। सभी उपस्थित लोगों ने समझा कि इस युद्ध के मैदान के आसपास की तीनों सेनाएं, वे सभी एक दूसरे के प्रति शत्रुतापूर्ण थी और कोई भी पूर्ण विश्वास के योग्य नहीं था। हालांकि लियाओ सेना स्पष्ट रूप से उनसे अधिक शक्तिशाली थी। अब लियाओ सेना ग्रेट सॉन्ग और वेस्ट ज़िया से लड़ने जा रही थी। इस आम दुश्मन के साथ ग्रेट सॉन्ग और वेस्टर्न ज़िया सेना के बीच एक गठबंधन की नींव है। अन्य जनरलों को इसके पीछे का कारण समझ में आ गया था। इस वजह से भले ही उनमें से कई को पश्चिमी ज़िया सेना के बारे में अच्छी धारणा नहीं थी, फिर भी उन्होंने पश्चिमी ज़िया सेना के दूत को बुलाया। पश्चिमी ज़िया सेना के दूत के शब्द सभी की उम्मीदों से परे नहीं थे। वह वास्तव में हुआन फैंग के आदेश के तहत ग्रेट सॉन्ग के साथ गठबंधन बनाने के लिए आया था। हर किसी का एक आम दुश्मन था। जाहिर है हुआन फैंग के दिल में उसे भी लगा कि लियाओ सेना सोंग जुन से ज्यादा खतरनाक थी। उनसे निपटना और भी मुश्किल था। केवल पश्चिमी ज़िया सेना और ग्रेट सॉन्ग की सेना ही एक साथ काम कर सकती थी। पहले लियाओ सेना को खत्म करना ही तर्कसंगत था। हम गठबंधन तो बना सकते हैं लेकिन एक दूसरे के बहुत करीब नहीं आ सकते। पश्चिमी ज़िया सेना के दूत से मिलने पर जोर देने वाले जनरल ने कहा, बेशक यह कोई समस्या नहीं है। मेरे दामाद ने भी यही बात कही है। पश्चिमी ज़िया सेना के दूत ने सिर हिलाया और कहा, मेरे दामाद ने कहा कि लियाओ सेना बहुत जल्द आप पर हमला करेगी। जब समय आएगा तो आप उन्हें सामने से रोक लेंगे जबकि हम पीछे से हमला करेंगे। चलो एक साथ लियाओ सेना पर हमला करते हैं, तभी हम उन्हें हरा पाएंगे। सोंग राजवंश के जनरल ने सिर हिलाया। अगर ऐसा था तो इससे उन्हें कोई नुकसान नहीं होगा। किसी भी मामले में लियाओ सेना उन पर हमला करने जा रही थी। अब कोई पीछे से लियाओ सेना पर घात लगा रहा था। वे दबाव का सामना करने में सक्षम होने से बहुत खुश थे। लेकिन पश्चिमी ज़िया सेना के दूत ने आगे कहा, पश्चिमी ज़िया एक छोटा देश है जिसके पास कुछ ही सैनिक और खराब उपकरण हैं। हमने शहर की रक्षा के लिए बहुत सारे हथियारों का इस्तेमाल किया है। इसलिए मेरे दामाद ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि आपका देश हमें कुछ भोजन और हथियार प्रदान कर सकता है। क्या? कुछ जनरलों ने तुरंत नाखुशी जताते हुए कहा, यह आपका अपना मामला है, आप हमसे ही क्यों चाहते हैं? सोंग राजवंश के पास भोजन और हथियारों की कमी नहीं थी। वर्तमान महान सांग, हालांकि सेना की लड़ाकू ताकत कमजोर थी लेकिन अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी तरह से विकसित हो रही थी। सेना के पास पैसे की कमी नहीं थी। उनके पास पर्याप्त अनाज और हथियार थे। यहाँ तक कि अगर इसे पश्चिमी ज़िया सेना को दे दिया जाए तो भी कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन पश्चिमी ज़िया सेना ग्रेट सॉन्ग की दुश्मन थी। अगर उन्हें हथियार और राशन दिया जाता तो एक बार लियाओ सेना हार जाती तो दोनों पक्षों के एक दूसरे से लड़ने की संभावना बहुत ज्यादा होती। ऐसी परिस्थितियों में उन्हें पश्चिमी ज़िया सेना को भोजन और हथियार देने पड़ते। सोंग राजवंश के सेनापति स्वाभाविक रूप से असंतुष्ट थे। हमारे पास कमी है, पश्चिमी ज़िया सेना के दूत ने कहा। मेरे दामाद ने कहा कि अगर हमारे पास हथियार और अनाज नहीं है तो हम कार्रवाई नहीं कर सकते। हम केवल शहर की रक्षा कर सकते हैं। क्या तुम हमें धमका रहे हो? जनरल ने आंखें मूंद कर कहा, मत भूलो कि लियाओ सेना भी तुम्हारी दुश्मन है। अगर हम हार गए तो लियाओ सेना तुम पर हमला जरूर करेगी। उस समय तुम सब खत्म हो जाओगे। मैं आप सभी को इस बारे में चिंता करने के लिए परेशान नहीं करूंगा। मेरे दामाद की अपनी योजनाएं हैं। पश्चिमी ज़िया सेना के दूत ने कहा, अगर यह वास्तव में काम नहीं करता है तो हम लियाओ साम्राज्य के सामने आत्मसमर्पण कर सकते हैं। किसी भी मामले में हमारा पश्चिमी ज़िया हमेशा प्रभावी रहा है। हम अब शक्तिशाली लियाओ सेना के नियंत्रण में हैं। ऐसा नहीं है कि हम इसे स्वीकार नहीं कर सकते, लेकिन आपका महान गीत मूल रूप से स्वर्गीय राजवंश को लियाओ सेना द्वारा दबाया जा रहा था। मुझे यकीन है कि मैं इसके बारे में अच्छा महसूस नहीं कर रहा हूँ। मुझे यकीन है कि मैं लियाओ साम्राज्य में शामिल होने के लिए तैयार नहीं हूँ। क्या मैं सही हूँ? इस समय पश्चिमी ज़िया सेना के दूत ने सभी के चेहरों पर बदलते भावों को देखा। उसने आगे कहा, एक बार जब आप सभी लियाओ सेना द्वारा नष्ट कर दिए जाएंगे तो लियाओ सेना सबसे अधिक संभावना से पलट जाएगी। ग्रेट सॉन्ग पर हमला करना जारी रखें। उस समय वास्तव में कोई और ग्रेट सॉन्ग नहीं होगा जो लियाओ सेना के सैनिकों को रोक सके।
हम केवल लियाओ सेना को वह सब लेने दे सकते हैं जो वे चाहते हैं। अगर हम उनकी मदद करते हैं तो उनके लिए लियाओ सेना को हराना अभी भी संभव है। एक बार जब शक्तिशाली लियाओ सेना को हरा दिया जाता है तो ये सभी के लिए एक महान योगदान होगा। हर कोई पदोन्नति पाने और भाग्य बनाने का तरीका सोच सकता है। ये सुनकर सोंग सेना के जनरलों की आंखें चमक उठी। वास्तव में अगर वे शक्तिशाली लियाओ साम्राज्य को हरा सकते हैं तो उनके लिए यह निश्चित रूप से एक बड़ी उपलब्धि थी। किसी को ये जानना चाहिए कि लियाओ सेना ने महान सोंग पर आक्रमण किया था। सोंग राजवंश में अभी भी कोई जगह नहीं थी जो उन्हें रोक सके। अंत में वे केवल अपमान में शांति की भीख मांग सकते थे। ऐसी परिस्थितियों में अगर वे लियाओ सेना को हरा देते तो उनकी कितनी प्रतिष्ठा होती। सम्राट और ऊपर के मंत्री निश्चित रूप से उन्हें अच्छा इनाम देते, और यह केवल कुछ खाद्यान्न और हथियारों की लागत थी। सोंग आर्मी के जनरलों ने एक दूसरे की तरफ देखा, लेकिन सभी ने सिर हिला दिया। अंत में एक आम सहमति पर पहुंचते हुए उन्होंने पश्चिमी जिया सेना के दूत से कहा, ठीक है, अनाज और हथियार तुम्हें दिए जा सकते हैं। हालांकि तुम्हें वो भूमिका निभानी होगी जिसके तुम हकदार हो। इसे ज्यादा मत करो। बेशक, जैसा कि जनरलों ने अभी कहा, लियाओ साम्राज्य न केवल ग्रेट सॉन्ग का दुश्मन है बल्कि पश्चिमी जिया का भी दुश्मन है। अगर हम उन्हें हरा सकते हैं और उनके सामने आत्मसमर्पण नहीं कर सकते हैं तो हम कभी भी मना नहीं करेंगे। पश्चिमी जिया सेना के दूत ने कहा। दोनों पक्षों में समझौता हो गया और सोंग राजवंश की सेना ने तुरंत पश्चिमी जिया को अनाज और हथियार भेज दिए। पश्चिमी जिया की सेना ने भी मदद के लिए सेना भेजी ताकि इस कार्य को जल्द से जल्द पूरा किया जा सके। वे सभी जानते थे कि लियाओ साम्राज्य के लोग लंबे समय तक इंतजार नहीं कर पाएंगे। हुआन फेंग ने इस दूत को कुछ लाभ प्राप्त करने के लिए ही भेजा था। वास्तव में भले ही सोंग राजवंश की सेना कोई सहायता न दे, हुआन फेंग बस वहां बैठकर कुछ नहीं करेगा। उसकी आंखें इतनी अदूरदर्शी नहीं थी। वह लियाओ साम्राज्य के सामने आत्मसमर्पण करना भी नहीं चाहेगा। आखिरकार उसने लियाओ साम्राज्य के एक कमांडर को मार डाला था। इसके अलावा उसने दुश्मन के 50,000 सैनिकों को भी हराया था। अगर उसने आत्मसमर्पण कर दिया तो उसका भाग्य इससे बेहतर नहीं होगा। इसलिए हुआन फेंग ने इस दूत को इसलिए भेजा क्योंकि वह कुछ लाभ प्राप्त करना चाहता था। अगर उसे कोई लाभ नहीं मिल पाता तो यह कोई बड़ी बात नहीं होती। उसे वैसे भी कोई नुकसान नहीं होगा। इसके अलावा वह ये नहीं सोचेगा कि सोंग राजवंश ने उसे कोई सहायता दी है। वह एक ऐसा सहयोगी था जो बिल्कुल भरोसेमंद था। वास्तव में हर किसी की अपनी योजनाएं थी। ग्रेट सॉन्ग और वेस्ट जिया की हरकतें लियाओ साम्राज्य के लोगों से छिपी नहीं रह सकी। आखिरकार उनकी तरफ से आंदोलन काफी बड़ा था। इस वजह से उन्होंने युद्ध से पहले तैयारी के काम को तेज कर दिया और अन्य दो पक्षों को यथासंभव कम मौके दिए। 1763 एक और अराजक लड़ाई। हुआन फेंग ने शहर में ले जाए जा रहे माल की गाड़ियों को देखा और बहुत संतुष्ट था। आसपास के सैनिक भी उत्साहपूर्वक चर्चा कर रहे थे, लेकिन ये स्पष्ट था कि हर कोई बहुत खुश था और उनका मनोबल बहुत ऊंचा था। आखिरकार दुश्मन से इतनी सारी चीजें हासिल करने में सक्षम होना, हर कोई बहुत संतुष्ट था। न केवल उन्होंने खुद को मजबूत किया बल्कि उन्होंने दूसरों को भी कमजोर कर दिया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि सोंग जून वास्तव में हमें ये चीजें देने के लिए सहमत होगा, हुआन फेंग ने बाई शियाओरो से कहा, जो उसके बगल में थी। सेना में बहुत से लोग पहले से ही जानते थे कि बाई शियाओरो एक लड़की थी। सैन्य शिविर में एक महिला दिखाई दी। यह अपने आप में एक अजीब बात थी, और ये तो कहना ही क्या, यह महिला सभी के ध्यान के योग्य थी। हालांकि उन्होंने शुरू में बाई शियाओरो को नीची नजर से देखा था, ये सोचकर कि हुआन फेंग उसे यहाँ इसलिए लाया है क्योंकि वह उसका आनंद लेना चाहता था। युद्ध के मैदान में बाई शियाओरो के प्रदर्शन को देखने के बाद वे अवाक रह गए। बाई शियाओरो का प्रदर्शन बहुत भयंकर था। इसके अलावा उसने एक घातक कौशल भी सीखा था। युद्ध के मैदान में दुश्मनों को मारना सैनिकों को मारने से कहीं बेहतर था। यहाँ तक कि उन भयंकर जनरलों की तुलना में भी यह जरा भी कमतर नहीं था। इस वजह से अब कोई भी बाई शियाओरो को नीची नजर से देखने की हिम्मत नहीं करता था। वे उसकी बेटी पर कोई ध्यान नहीं देते थे। मुझे लगता है कि वे भी डरे हुए हैं। आखिरकार लियाओ साम्राज्य बहुत शक्तिशाली है और सोंग जून भी उनके द्वारा नष्ट होने से डरता है। एक और सहायक होना हमेशा अच्छा होता है, भले ही वही सहायक हो, फिर भी उसके इरादे बुरे ही हैं। बाई शियाओरो ने कहा। हुआन फेंग ने सिर हिलाया और कहा, ऐसा ही होना चाहिए। मुझे लगता है कि वे अभी भी हमारे साथ मिलकर पहले लियाओ साम्राज्य को नष्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, फिर वे हमें खत्म करने का अवसर लेंगे। हुआन फेंग अनुमान लगा सकता था कि सोंग जून क्या सोच रहा था। वास्तव में वह भी लियाओ साम्राज्य को नष्ट करना चाहता था। आखिरकार युद्ध के मैदान में 3 प्रमुख शक्तियां थीं। वे सभी एक दूसरे के प्रति शत्रुतापूर्ण थे और हर कोई अन्य 2 शक्तियों को खत्म करना चाहता था। हालांकि हुआन फेंग और वेस्टर्न जिया के लिए ये स्थिति अलग थी। आखिरकार वे अकेले सोंग लियाओ और अन्य 2 देशों की संयुक्त सेना का सामना कर रहे थे। अब उन्हें केवल एक टीम और एक और सहयोगी का सामना करने की आवश्यकता थी। हालांकि उनके दिलों में ये सहयोगी भी उसे मारने के लिए उत्सुक था। हालांकि थोड़े समय में, कम से कम लियाओ साम्राज्य के नष्ट होने से पहले, उसे अब इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं थी। जैसी कि उम्मीद थी, एक बार फिर लड़ाई शुरू हो गई। लियाओ सेना ने अपने सैनिकों को फिर से संगठित करने के बाद अधीरता से सोंग जून पर हमला शुरू कर दिया। उसी समय उन्होंने अपने पीछे पश्चिमी जिया सेना से बचाव के लिए कुछ टीमें भी छोड़ दी। उन्होंने देखा था कि पश्चिमी जिया सेना और सोंग जून के बीच क्या हुआ था। हालांकि उन्होंने इसे अपने दिल में नहीं रखा। इस समय लियाओ सेना को गर्व था। उनकी शक्तिशाली लड़ाकू ताकत ने उन्हें दुनिया की सभी अन्य सेनाओं को नीचा दिखाने की अनुमति दी। भले ही सोंग जून और पश्चिमी जिया सेना ने सेनाएं मिला ली हों, उनके दृष्टिकोण से ये सिर्फ इतना था कि लोगों की संख्या बढ़ गई थी, जिससे उनके लिए उन्हें एक साथ खत्म करना आसान हो गया। लेकिन वे भूल गए थे कि हुआन फेंग ने उनका स्वागत करने के लिए बम का इस्तेमाल किया था। लेकिन उस समय ये सोंग जून था जो मोर्चे पर खड़ा था। तोप के चारे के रूप में लियाओ सेना के पास बहुत अधिक हताहत नहीं थे, इसलिए उन्होंने इस पर बहुत अधिक ध्यान नहीं दिया। लड़ाई शुरू होने के बाद ये जल्दी से एक सफेद गर्म चरण में प्रवेश कर गया। लियाओ सेना ने सोंग जून के शिविर पर एक भयंकर हमला किया, जैसे कि वे थोड़े समय में सोंग जून को हराना चाहते थे, फिर पलटकर पश्चिमी जिया सेना पर हमला करना चाहते थे। सोंग जून तुरंत निष्क्रिय स्थिति में आ गया। अगर पश्चिमी जिया सेना ने लियाओ सेना पर छिपकर हमला नहीं किया होता तो उसे डर था कि वे पहले ही देर हो चुके होते।
पिछली रात की लड़ाई में हालांकि सोंग जून को लियाओ सेना से ज्यादा नुकसान हुआ था, लेकिन उनके मन में इससे सोंग जून को कुछ आत्मविश्वास मिला था। लियाओ सेना इतनी भयानक नहीं थी। जब तक वे अपनी जान की बाजी लगाकर लड़ते रहेंगे, वे अपनी जान कुर्बान करने को तैयार रहेंगे। इससे फिर भी लियाओ सेना को कुछ नुकसान होगा। हालांकि जब दिन के दौरान फिर से लड़ाई शुरू हुई तो उन्हें आखिरकार एहसास हुआ कि उनके पिछले विचार कितने गलत थे। लियाओ सेना के लिए दुनिया को नीचा दिखाना अनुचित नहीं था। पिछली रात एक अराजक लड़ाई थी, वे अभी भी स्पष्ट रूप से नहीं देख पा रहे थे, लेकिन आज वे आखिरकार लियाओ सेना के डर को समझ गए। सोंग सेना के सैनिकों के बड़े समूह आसानी से मारे गए और सोंग सेना के सैनिक पराजित हुए। अगर सेनापति लाइन पर डटे न होते और पराजित सैनिकों को इकट्ठा न करते तो वे खत्म हो जाते। हालांकि सोंग राजवंश के जनरलों को भी पता था कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो वे पश्चिमी जिया सेना से मदद मांगते रहेंगे। वे पश्चिमी जिया सेना से विनती कर रहे थे कि वह लियाओ सेना की पिछली पंक्ति पर हमला करे और उनके साथ बोझ साझा करे। हुआन फैंग ने अब और देर नहीं की। उसे उम्मीद नहीं थी कि लियाओ सेना के पूर्ण बल के हमले के तहत सोंग राजवंश इतना कमजोर हो जाएगा। उनकी ताकत के बीच का अंतर इतना बड़ा था। संकट संकेत प्राप्त करने के बाद हुआन फैंग ने तुरंत शहर में मौजूद सभी पश्चिमी जिया सेना को लियाओ सेना की पिछली पंक्ति पर हमला करने के लिए भेज दिया। हुआन फैंग भी एक लड़ाई में स्थिति को सुलझाना चाहता था, इसलिए उसे अब शहर की रक्षा करने की कोई जरूरत नहीं थी। पश्चिमी जिया सेना का मनोबल अभी भी बहुत ऊंचा था। आखिरकार अचानक दो सहयोगी सेनाओं के बीच युद्ध छिड़ गया था। उनके लिए ये बहुत अच्छी बात थी। इसके अलावा पिछली रात उन्होंने स्थिति का फायदा उठाया और बहुत सारे लाभ प्राप्त किए। उन्होंने लियाओ सेना के कम से कम 10,000 लोगों को मार डाला था। जहां तक इस बात का सवाल है कि किस पक्ष के पास ज्यादा लोग थे, उन्हें कोई अंदाजा नहीं था। आखिरकार उस समय आसमान बहुत काला था। हालांकि चाहे वे किसी भी पक्ष से हों, वे उनके दुश्मन थे, यह एक ही बात थी। इसलिए जीत के बाद और दुश्मन के गठबंधन के पतन के बाद पश्चिमी जिया सेना का मामला स्वाभाविक रूप से उठाया गया था। हालांकि हुआन फैंग को यह भी समझ में आ गया था कि उच्च मनोबल उनकी लड़ाकू शक्ति को बहुत ज्यादा नहीं बढ़ाएगा। यह युद्ध के मैदान में उपयोगी होगा, लेकिन यह स्थिति को पलटने की हद तक नहीं था। इसलिए ये लड़ाई अभी भी लड़ना आसान नहीं था। हालांकि हुआन फैंग के पास उसका तुरुप का पत्ता था, इसलिए वह ज्यादा चिंतित नहीं था। मानना, जब हुआन फैंग अपनी सेना को लेकर सोंग लियाओ युद्ध के मैदान के पीछे पहुंचा तो वहां पहले से ही लियाओ सेना के कुछ लोग इंतजार कर रहे थे। पश्चिमी जिया सेना के अचानक सामने आने से वे हैरान नहीं हुए। दरअसल युद्ध के मैदान के तीनों पक्ष एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते थे, इसलिए उनके लिए छिपकर हमला करना असंभव था। मानना, हुआन फैंग ने भी जोर से चिल्लाया। उसके बाद उसने नेतृत्व संभाला और लियाओ सेना के गठन की ओर बढ़ गया। लियाओ सेना का गठन घुड़सवार सेना से भरा हुआ था। इस समय वे भी पश्चिमी जिया सेना को मारने के लिए दौड़ पड़े। हालांकि इससे पहले कि वे हुआन फैंग और अन्य लोगों तक पहुंच पाते, एक बार फिर एक जाना पहचाना लेकिन भयावह विस्फोट हुआ। एक के बाद एक बम आसमान से गिरे और घुड़सवार सेना के बीच में जा गिरे। एक पल में सभी के पैर उखड़ गए। पूरी चार्जिंग टुकड़ी। उसी समय पूरी चार्जिंग टीम में अफरा तफरी मच गई। उसी समय लियाओ सेना के सिर के ऊपर एक विशाल पक्षी धीरे धीरे अपने पंख फड़फड़ा रहा था। विशाल पक्षी की पीठ पर एक व्यक्ति बैठा था। ये बाई शियाओरो थी। उसने एक एक करके आसमान से बम फेंके। इसने तुरंत लियाओ सेना में अराजकता पैदा कर दी। विस्फोट की आवाज घोड़ों के लिए विशेष रूप से हानिकारक थी। इन घुड़सवारों को इस तरह के बम का सामना करने का अनुभव नहीं था। इस वजह से घोड़ों ने अपने कानों में कुछ नहीं डाला। उनकी आंखें ढकी नहीं थी और वे विस्फोट से प्रभावित हुए। उनमें से हर एक घबरा गया। मानना, हुआन फैंग और अन्य लोग लियाओ सेना की सेना के पास पहुंच रहे थे। हालांकि लियाओ सेना अभी भी अपनी रक्षा पंक्ति को पुनर्गठित करने में असमर्थ थी। इस बार उन्हें पश्चिमी सेना की सेना के खिलाफ रक्षा करने के लिए लियाओ सेना द्वारा पीछे छोड़ दिया गया था। उनमें से ज्यादातर घुड़सवार थे। लियाओ सेना के जनरल के दिमाग में वे पहले ग्रेट सोंग सेना को नष्ट करने की योजना बना रहे थे, फिर वे पश्चिमी जिया सेना की सेना पर हमला करेंगे। इसलिए पश्चिमी जिया सेना की सेना, उन्हें बस समय के लिए रुकने की जरूरत थी। घुड़सवार सेना स्पष्ट रूप से इस मिशन के लिए अधिक अभ्यस्त थी। वे हवा की तरह आ जा सकते थे और वे पश्चिमी जिया सेना को उलझा सकते थे, लेकिन वे पश्चिमी जिया सेना द्वारा घात लगाए जाने से बच सकते थे। हालांकि उनका विचार अच्छा था। हालांकि इस समय एक विनाशकारी परिणाम हुआ। पूरा लियाओ सेना शिविर ढह गया। लियाओ साम्राज्य और पश्चिमी जिया के बीच की सीमा पर शहर में जो दृश्य हुआ वह यहाँ एक बार फिर हुआ था। एक बार जब घुड़सवार सेना अपनी आक्रमण गति खो देगी तो उन्हें पैदल सेना के खिलाफ कोई लाभ नहीं होगा। वास्तव में वे नुकसान में भी हो सकते हैं। इस समय न केवल लियाओ सेना के घोड़ों ने उनकी मदद नहीं की, बल्कि उन्होंने लियाओ सेना के गठन को भी गड़बड़ कर दिया। दोनों पक्षों के बीच की दूरी कम होती जा रही थी। पश्चिमी जिया सेना को अपने करीब आते देख लियाओ सेना के सैनिक बहुत चिंतित थे, लेकिन वे कुछ नहीं कर सकते थे। मानना, हुआन फैंग ने एक घुड़सवार को हथेली से वार करके उड़ा दिया। वह घुड़सवार सहज रूप से प्रतिरोध करना चाहता था, लेकिन हुआन फैंग ने उसे खून की धार के साथ उड़ा दिया। दो लियाओ सेनाएं थीं जो हुआन फैंग पर हमला करना चाहती थी। हुआन फैंग ने एक घायल घोड़े को लात मारकर दूर भगा दिया। वह घोड़ा उड़कर दो लियाओ सेना को दूर ले आया। उसके बाद घोड़े ने उसे जोर से दबा दिया। दोनों पक्षों ने पहले ही लड़ाई शुरू कर दी थी। बाई शियाओरो ने ईगलेट को नियंत्रित किया और लियाओ सेना के पीछे की ओर उड़ गई। उसने बम फेंकना जारी रखा। वहां लियाओ सेना का अभी पश्चिमी जिया सेना से सामना होना बाकी था। विस्फोट जारी रहा और हुआन फैंग के बगल में कुछ खास लोग उनका पीछा कर रहे थे। उनकी आकृतियां बहुत भूतिया थीं। ज्यादातर समय वे हमला नहीं करते थे, लेकिन एक बार हमला करने के बाद वे एक इंसान की जान ले लेते थे और अपने चुने हुए लक्ष्य को भी। ये भी स्पष्ट था कि वे कमांडिंग स्तर पर थे। फॉर्मेशन में अराजकता थी और कमांडर लगातार मर रहे थे। जल्द ही लियाओ सेना व्यक्तिगत लड़ाई की स्थिति में आ गई थी। इसके अलावा लियाओ सेना में बहुत से लोग नहीं बचे थे, उनमें से केवल 20,000 ही बचे थे। आखिरकार लियाओ सेना के जनरल की योजना केवल पश्चिमी जिया सेना को विलंबित करने की थी। ये पश्चिमी जिया सेना के साथ अंतिम लड़ाई का समय नहीं था। इस वजह से लियाओ सेना के 20,000 सैनिकों ने अपने घुड़सवार हमले की गति खो दी। वे तुरंत एक असुविधाजनक स्थिति में आ गए, भले ही वे सभी बहुत बहादुर थे।
पश्चिमी जिया सेना उनके बराबर नहीं थी, लेकिन पश्चिमी जिया सेना के पास 2 लाख सैनिक थे। उनमें से एक लिंग फैंग था, जो एक अद्वितीय विशेषज्ञ था। अन्य 20,000 लियाओ सेना थे। ये बिल्कुल भी समस्या नहीं थी। इसलिए जब लियाओ सेना और पश्चिमी जिया सेना के बीच 1/4 घंटे से भी कम समय के लिए लड़ाई शुरू हुई, तो सामने की ओर से लियाओ सेना के जनरल को मदद के लिए एक संकेत मिला था। वे अब इसका विरोध करने में सक्षम नहीं थे। ये कैसे संभव है? भले ही 20,000 कुलीन घुड़सवार पश्चिमी जिया सेना को नष्ट न कर सके, फिर भी आत्मसंरक्षण कोई बड़ी समस्या नहीं है। यह इतनी जल्दी कैसे ढह सकता है? समाचार प्राप्त करने के बाद लियाओ सेना के जनरल की पहली प्रतिक्रिया अविश्वास थी। 1764 घात जनरल, इस नीच व्यक्ति ने जो कहा वो सच है। जब हमने पहली बार पश्चिमी सेना के साथ मुकाबला किया तो अचानक आसमान से कुछ गिरा। वह चीज फट गई। इससे हमारे घोड़े चौंक गए। हमला करने का कोई तरीका नहीं है। मदद मांगने आए दूत ने कहा। इसके अलावा उनके पास एक बहुत शक्तिशाली शिकार दस्ता भी है। खासतौर पर हमारे कमांडर का शिकार करने के लिए। सैनिक की बातें सुनकर वहां मौजूद सभी सेनापतियों के माथे पर बल पड़ गए। अभी इस समय सॉन्ग आर्मी को हराने की खुशी मक्खन में गर्म चाकू की तरह थी। ये काफी कमजोर पड़ गई। उनमें से कई लोगों को वह रात याद आ गई जब वे अभी आए थे। एक एक करके आसमान से चीजें गिरने लगी और फिर उनके शिविर में हुए विस्फोट में भी काफी लोग हताहत हुए। शुरू में सभी ने सोचा कि पश्चिमी जिया सेना के पास इतनी शक्तिशाली चीज नहीं होगी। बाद में पश्चिमी जिया सेना ने वास्तव में इसका इस्तेमाल नहीं किया। हालांकि अब ऐसा लग रहा था कि ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि दूसरे पक्ष के पास कोई स्टॉक नहीं था, बल्कि इसलिए कि दूसरा पक्ष इसका इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना चाहता था। अब जब इसका फिर से इस्तेमाल किया गया तो इसने तुरंत उनके पक्ष को काफी नुकसान पहुंचाया। काय करते उन्हें बचाने के लिए सेना भेजें। ये बात अलग है कि वह उन्हें बचा सकता है या नहीं, उसे किसे भेजना चाहिए। ऐसी खतरनाक स्थिति में जो कोई भी जाएगा वो खतरे में होगा। यहाँ 100 लोगों पर हमला करना बेहतर कैसे हो सकता है? यहाँ वे लड़ाई जीत सकते थे और युद्ध क्रेडिट कमा सकते थे, इसलिए कोई खतरा नहीं था। अगर वे उन्हें बचाने गए तो उन्हें उन खतरनाक आग्नेयास्त्रों का सामना करना पड़ेगा। इसके अलावा ऐसा लग रहा था कि पश्चिमी जिया सेना का मनोबल बहुत ऊंचा था। पश्चिमी जिया सेना का युद्ध लड़ना निश्चित रूप से मुश्किल होगा। किसी ने भी नहीं सोचा था कि प्रतिष्ठित स्वर्गीय राजवंश उनके हमलों के सामने इतना कमजोर हो जाएगा। हालांकि छोटा सा देश वेश्या जिसे उन्होंने पहले गंभीरता से नहीं लिया था, वास्तव में उनके लिए बहुत परेशानी लेकर आया था। ये सही है, ये मुसीबत थी। अब तक लियाओ साम्राज्य के जनरलों उन्होंने नहीं सोचा था कि वे वेश्या से हार जाएंगे। हालांकि वेश्या के पास खतरनाक आग्नेयास्त्र थे, लेकिन उन्होंने नहीं सोचा था कि वे वेश्या से हार जाएंगे। हालांकि एक बार जब दोनों पक्ष नजदीकी लड़ाई में लगे तो उस तरह की चीज का खतरा बहुत कम हो जाएगा। जब तक वे अपने पक्ष द्वारा सोंग राजवंश को नष्ट करने का इंतजार करते हैं, वे पलटकर पश्चिमी जिया सेना से निपट सकते हैं। इसलिए उनके दृष्टिकोण से पश्चिमी जिया सेना उन्हें केवल जीत का रास्ता दे रही थी। इसने उन्हें केवल कुछ परेशानी दी थी। हालांकि उन्हें अब इस समस्या का समाधान करना था। अन्यथा अगर उनका पिछला हिस्सा अस्थिर होता तो पश्चिमी जिया सेना उन पर सीधे हमला कर सकती थी और उन्हें दोनों तरफ से सोंगजून के पिंसर हमले का सामना करना पड़ता। उस समय वे बहुत दर्द में होंगे। हालांकि उसे किसे भेजना चाहिए? सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे। कोई भी इतना कठिन और बेकार काम करने को तैयार नहीं था। इस समय ये देखा जा सकता था कि कमांडर होने का कोई नुकसान नहीं था। यदि कोई कमांडर होता तो कमांडर सीधे आदेश दे सकता था कि किसे जाना है, लेकिन अब कमांडर के बिना सभी एक ही स्तर पर थे। कोई किसी को आदेश नहीं दे सकता था। कोई भी ऐसा करने को तैयार नहीं था। अंत में उन्होंने कुछ देर तक विचार विमर्श किया और प्रत्येक टीम ने कुछ लोगों को भेजा। उन्होंने इस टीम को बचाने के लिए एक कमांडर भी ढूंढा। उनके सामने मौजूद सोंग सेना अब और नहीं टिक सकती थी, इसलिए यहाँ बहुत ज्यादा सैनिकों को छोड़ने की जरूरत नहीं थी। इस बार लियाओ सेना ने सीधे तौर पर पीछे के सैनिकों को बचाने के लिए 80,000 लोगों की एक टीम बनाई। उन्होंने पश्चिमी जिया सेना को मार गिराया था, लेकिन ये 80,000 लोग किसी जनरल के अधीन नहीं थे। सभी के पास एक अच्छा विचार था। उनमें से हर कोई थोड़ा बहुत योगदान देगा और उनमें से किसी को भी कोई नुकसान नहीं होगा। वे कोई लाभ नहीं उठा पाएंगे, लेकिन वे भूल गए थे। इन लोगों ने पहले कभी एक साथ काम नहीं किया था और उनमें से कोई भी श्रेष्ठ नहीं था। जब असली युद्ध हुआ तो क्या वे अच्छी तरह से सहयोग कर सकते थे? ये कहना मुश्किल था कि वे अपने वरिष्ठों के आदेशों को सुनेंगे या नहीं, खासतौर पर तब जब लियाओ सेना बहुत मजबूत लड़ाकू ताकत वाली टीम थी। वे जितने मजबूत होते उतने ही शक्तिशाली होते। सैनिकों का मनोबल जितना ऊंचा होता, उनके लिए दूसरों की राय सुनना उतना ही मुश्किल होता, खासतौर पर तब जब यह व्यक्ति उसका मूल वरिष्ठ नहीं था। अगर उसने उसे नाराज किया तो ऐसा ही हो। वैसे भी इस लड़ाई के खत्म होने के बाद यह अब उसके नियंत्रण में नहीं था। वह उससे क्यों डरेगा? हालांकि लियाओ सेना के वर्तमान जनरलों ने इस स्थिति के बारे में कभी नहीं सोचा था। उनके विचार से उन्होंने 80,000 सैनिकों को भेजा था, साथ ही पिछले 20,000 सैनिकों को भी। 1 लाख सैनिक सोंग राजवंश के 3 लाख सैनिकों का सफाया करने के लिए पर्याप्त थे। अब जब वे पश्चिमी जिया सेना के 200,000 सैनिकों का सामना कर रहे थे तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। इस वजह से सबका ध्यान पश्चिमी जिया सेना से हटकर सोंग सेना की ओर चला गया। वे अपने हमलों को मजबूत करने और सोंग सेना को जल्द से जल्द खत्म करने के लिए तैयार थे। परिणाम स्वरूप सोंग राजवंश की सेना त्रासदी में फंस गई। वे पहले से ही पतन की कगार पर थे। इस समय लियाओ सेना ने अचानक अपना हमला बढ़ा दिया और उनकी स्थिति और भी खतरनाक हो गई। इसके अलावा सोंगजून, जो लियाओ सेना द्वारा मारे जाने के बाद अपनी हिम्मत खो चुका था, ने इस पर ध्यान नहीं दिया। लियाओ सेना में उनके सामने लोगों की संख्या थोड़ी कम हो गई थी। उनके दृष्टिकोण से उनके सामने लियाओ सेना अभी भी एक विशाल विस्तार थी। इसका कोई अंत नहीं था। वे लियाओ सेना की दृष्टि से बचना चाहते थे। वे कैसे पता लगा सकते थे कि लियाओ सेना में लोगों की संख्या कम हो गई थी? जनरल, लियाओ सेना यहाँ है। लियाओ सेना के मुख्यालय और पीछे के सैनिकों के बीच एक जगह पर पश्चिमी जिया सेना का एक समूह घात में पड़ा था। जब पश्चिमी जिया सेना और लियाओ सेना के बीच युद्ध शुरू हुआ तो उन्होंने पहले से ही यहाँ एक घात लगा रखा था। उनमें से 20,000 थे। आखिरकार ये सैकड़ों हजार लोगों वाला युद्ध का मैदान था। पूरा युद्ध क्षेत्र बहुत बड़ा था, इसलिए युद्ध के बीच में
20,000 लोगों पर घात लगाना मुश्किल नहीं था। उसके बाद लियाओ सेना की पिछली सेना पश्चिमी जिया सेना से हार गई और पिछली सेना मदद मांगने गई। पश्चिमी जिया सेना, जो घात में पड़ी थी, असहाय होकर केवल देख सकती थी कि कैसे सुदृढ़ीकरण आगे बढ़ रहा था। उन्होंने उन्हें नहीं रोका। उनका लक्ष्य इन सैनिकों से मदद मांगना नहीं था। ये केवल उनके पीछे लियो सेना के 20,000 सैनिक नहीं थे। इस समय लियाओ सेना के सैनिकों का एक और बड़ा समूह उनके सामने आया। ये सभी सैनिक सुदृढ़ीकरण को बचाने के लिए वहां थे और वे लोग थे जिनका पश्चिमी जिया सेना इंतजार कर रही थी। अरे, वे आखिरकार यहाँ आ ही गए। पश्चिमी जिया सेना के एक जनरल ने अपने मुंह में रखी घास को थूक दिया। फिर उसने अपने पास बैठे दूत से कहा, मेरा आदेश सुनाओ। हमारे भाइयों से कहो कि वे तैयार हो जाएं, जब तक मैं आदेश देता हूँ। इन शापित लियाओ सेना को पता चल जाए कि हमारी पश्चिमी जिया सेना कितनी शक्तिशाली है। हाँ, दूत ने आदेश प्राप्त किया और चला गया। पश्चिमी जिया सेना के जनरल ने लियाओ सेना को धीरे धीरे अपने घेरे में घुसते हुए देखना जारी रखा। लियाओ सेना के 80,000 सैनिक इस तरफ से हर जगह नजर आ रहे थे। हर कोई जानता था कि लियाओ सेना कितनी शक्तिशाली और क्रूर थी। वर्तमान में 80,000 लियाओ सेना थी और उसके पास केवल 20,000 थे। हालांकि उस जगह को पहले ही घेर लिया गया था, लेकिन इस बात की बहुत संभावना थी कि यह जल्द ही खत्म हो जाएगा। हालांकि पश्चिमी जिया सेना के जनरल को अभी भी अपने दिल में थोड़ी घबराहट और डर महसूस हो रहा था। काय, इसमें घबराने की क्या बात है? दामाद ने जो चीजें तैयार की हैं, उनमें से चाहे कितने भी लोग आ जाएं, सब बेकार है। पश्चिमी जिया सेना के जनरल ने मन ही मन सोचा। जब उसने ये सोचा तो पश्चिमी जिया सेना के जनरल धीरे धीरे शांत हो गए। जल्दी से हमारे पीछे आओ, आप सभी जल्दी करो और पश्चिमी जिया सेना के उस समूह को मार डालो। उन्हें पता चले कि हमारा महान लियाओ कितना शक्तिशाली है। पीछे आओ, पीछे आओ। लियाओ सेना इस समय बहुत ही तत्परता से आगे बढ़ रही थी। मदद मांगने वाले सैनिकों के विवरण के अनुसार उनके पीछे 20,000 कुलीन घुड़सवार सेना पहले ही विभाजित हो चुकी थी और दुश्मनों द्वारा घेर ली गई थी। अगर वे आगे बढ़ते तो 20,000 घुड़सवार सेना का सफाया भी हो सकता था। किसी को ये जानना था कि वह 20,000 घुड़सवार थे और या घुड़सवार सेना के कुलीन, चाहे वह किसी भी देश में हो। घुड़सवार सेना एक बहुत ही महत्वपूर्ण अस्तित्व थी। अगर कोई चुन सकता था, लियाओ सेना के जनरल 50,000 पैदल सेना का बलिदान देना पसंद करेंगे। वे 20,000 घुड़सवार सेना खोने के लिए तैयार नहीं थे। हर घुड़सवार सेना को प्रशिक्षित करना आसान नहीं था। इसके अलावा वे घुड़सवार सेना के कुलीन थे। ये सस्ता भी नहीं था। इसलिए जिस जनरल को अस्थायी रूप से 80,000 सैनिकों का नेतृत्व करने के लिए चुना गया था, उसे 20,000 घुड़सवारों को बचाने के लिए लियाओ सेना के जनरलों से मृत्यु का आदेश मिला। इसलिए रास्ते में वे सभी भाग रहे थे। स्काउट के लिए उनके पास उसकी परवाह करने का समय नहीं था। इसके अलावा हालांकि मुख्यालय और पीछे के सैनिकों के बीच अभी भी कुछ दूरी थी। हालांकि ये बहुत दूर नहीं था। वे सुबह सुबह वहां से चले थे, इसलिए उन्होंने इसे दिल पर नहीं लिया। उनके पीछे चलो। क्या उन्होंने नाश्ता नहीं किया? जल्दी करो, जनरल चिल्लाया। यह मिशन उसके लिए बेहद खतरनाक था। साथ ही यह एक जरूरी मौका भी था। पश्चिमी जिया सेना को हल्के में नहीं लिया जा सकता था। अब हर कोई जानता था कि हालांकि यह ग्रेट लियाओ की सेना जितनी शक्तिशाली नहीं थी, फिर भी ग्रेट सॉन्ग की सेना की तुलना में उनका सामना करना और भी कठिन था। हालांकि ये ठीक इसलिए था क्योंकि इससे निपटना मुश्किल था, इसलिए उसके लिए यह एक अवसर था। अगर वह इसे जब्त कर सकता है, यह उसके भविष्य के प्रचार के लिए बहुत मददगार होगा। इसलिए वह पश्चिमी जिया सेना को नष्ट करने के लिए इंतजार नहीं कर सकता था। हंस, तुम लोग सिर्फ कमीनों का झुंड हो जो सिर्फ चाल खेलना जानते हो। एक बार जब मेरी 80,000 की सेना आ जाएगी तो मैं गारंटी देता हूँ कि तुम सब एक कब्रहीन मौत मरोगे। लियाओ सेना के जनरल ने अपने दिल में सोचा। हालांकि यह विचार ज्यादा देर तक नहीं चला। अचानक उसे लगा कि वह आसमान में उड़ रहा है। उसके कान के पास एक जोरदार धमाका हुआ। आसमान में उसने अपने बगल में एक शरीर देखा और उसे लगा कि यह कुछ हद तक जाना पहचाना है। अरे, क्या यह मेरा शरीर नहीं है? ये वहाँ क्यों है? यह विचार उसके मन में आया और फिर वह पूर्ण अंधकार में डूब गया। विस्फोट के बाद लियाओ सेना में एक के बाद एक विस्फोट हुए। पहले विस्फोट से दुश्मन सेनापति उड़ गया और उसका सिर फट गया। ये पूरी तरह से किस्मत थी, या यूं कहीं कि यह एक दुर्घटना थी। बस यही हुआ। जब पश्चिमी जिया सेना ने जमीन पर बारूदी सुरंग में विस्फोट किया तो लियाओ सेना के जनरल का पैर एक बारूदी सुरंग पर पड़ गया। विस्फोट करो, उन्हें विस्फोट करके मार डालो, पश्चिमी जिया सेना के जनरल ने लाल चेहरे के साथ अपने अधीनस्थ से कहा। विस्फोट करो, उन्हें विस्फोट करके मार डालो, पश्चिमी जिया सेना के जनरल ने लाल चेहरे के साथ अपने अधीनस्थ से कहा। उनके सामने लियाओ सेना के 80,000 सैनिक विस्फोट से भ्रमित और विचलित थे। विस्फोट की शुरुआत से ही बड़ी संख्या में हताहत दिखाई दिए थे। इस ऑपरेशन के लिए हुआनफैंग ने बहुत सारी खदानों के साथ साथ ग्रेनेड का आदान प्रदान करने का मन बना लिया था। वर्तमान में पश्चिमी जिया सेना में पहले से ही कई सैनिक थे जो ग्रेनेड को दफनाना और फेंकना जानते थे। इसलिए उन्होंने इस बार बहुत तेजी से काम किया, कम समय में ही खदानों को दफना दिया। इसलिए लियाओ सेना को उनका पता ही नहीं चला। 1765 प्रबलित अचानक हुए विस्फोट से लियाओ सेना के 80,000 सैनिक भ्रमित और विचलित हो गए थे। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि इस रास्ते पर, यहाँ से मुख्यालय तक या पीछे की सेना तक दूरी ज्यादा नहीं थी। हालांकि इतनी कम दूरी एक खाई बन गई थी जिसे वे पार नहीं कर सकते थे। अस्थायी कमांडर को पहले ही क्षण में मार दिया गया था, जिससे 80,000 सैनिकों की कमान चली गई थी। वे सभी जानना चाहते थे कि अब उन्हें क्या करना चाहिए। क्या उन्हें आगे बढ़ना चाहिए या पीछे हट जाना चाहिए? अगर वे आगे बढ़ते रहे तो कोई नहीं जानता कि उनके सामने ऐसी कोई जान को खतरा है या नहीं। अगर वे पीछे हट गए तो वे अपने दम पर बचाव अभियान पूरा नहीं कर पाएंगे। उनके पीछे के जनरल भी शायद इस बात से सहमत नहीं होंगे। हालांकि अब वे दुविधा में थे। जनरल के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं था जिसे आखिरी समय में चुना गया था। बाकी सभी अपने अपने जनरलों के थे और वे सभी एक ही स्तर के थे। कोई भी किसी को आदेश नहीं दे सकता था और कोई भी किसी को आदेश नहीं दे सकता था। कुछ लोग आगे बढ़ना चाहते थे, कुछ लोग पीछे हटना चाहते थे और पूरा दृश्य और भी अराजक हो गया। अगर ये तथ्य न होता कि लियाओ सेना हमेशा से ही उग्र और आक्रामक रही है तो शायद यह आकाश में फैली बारूदी सुरंगों के कारण होता। इसने उनके साहस को नष्ट कर दिया होता और वे लड़ने की सारी क्षमता खो चुके होते।
शुल्क। जब विस्फोट की आवाज धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगी तो पश्चिमी जिया सेना, जो किनारे पर घात लगाए बैठी थी, इस समय उनका मनोबल ऊंचा था। दुश्मन पर घात लगाया गया था। इसके अलावा उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ा था और अपनी कमान खो दी थी। इससे उनका मनोबल बहुत बढ़ गया था। लियाओ सेना, जिसे अजेय माना जाता था, अब पहले जैसी भयानक नहीं थी। वर्तमान में लियाओ सेना का गठन अराजकता में था। उनमें से किसी को भी इस तरह की खदान का सामना करने का कोई अनुभव नहीं था। अंधविश्वासी लियाओ सेना के कुछ लोगों को तो ये भी लगा कि यह किसी स्वर्गीय देवता का प्रकोप है। वे इतने डरे हुए थे कि वे तुरंत घुटनों के बल बैठ गए। उनके चेहरे ईमानदारी और भय से भर गए। उनका विरोध करने का कोई इरादा नहीं था। इसलिए जब पश्चिमी जिया सेना ने हमला किया तो इन लियाओ सेना के पास प्रतिक्रिया करने से पहले अपनी सेना को व्यवस्थित करने का कोई रास्ता नहीं था। जब पश्चिमी जिया सेना लियाओ सेना के करीब पहुंची तो उन्होंने ग्रेनेड का एक गुच्छा फेंक दिया। एक काला ग्रेनेड लियाओ सेना के शिविर की ओर उड़ गया। लियाओ सेना, जो बारूदी सुरंगों की कमी के कारण थोड़ी अधिक शांत थी, एक बार फिर अराजकता में फंस गई। मानना स्वाभाविक रूप से पश्चिमी जिया सेना इस अवसर को हाथ से जाने नहीं देगी। लियाओ सेना के होश में आने के बाद वे पहले ही हमला कर चुके थे और दुश्मन के साथ नजदीकी लड़ाई में उलझे हुए थे। इस समय न केवल लियाओ सेना की सेना में कई घायल सैनिक थे, बल्कि वे भी घायल थे। क्या इस समय न केवल अंडस्को की सेना में कई घायल सैनिक थे, बल्कि कई ऐसे भी थे जो अपनी बुद्धि से डर गए थे। आखिरकार यह एक सामंती युग था और लियाओ लोगों को अचानक ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ा था। स्वाभाविक रूप से वे और भी अधिक नुकसान में थे। इससे पहले सोंग जुन सबसे आगे खड़ा था। उन्हें नहीं लगा कि यह व्यक्तिगत रूप से इसका अनुभव करने की उनकी बारी थी। वह दहशत बेकाबू होकर फैलने लगी। पूछी। पश्चिमी जिया सेना के जनरल ने घबराई हुई लियाओ सेना को अपने ब्लेड से काट डाला। वह अपने दिल में बेहद खुश था। पहले वह लियाओ सेना से डरता था। हालांकि वह इसे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन वह वास्तव में डर गया था। जब उसे पता चला कि लियाओ साम्राज्य पश्चिमी जिया के खिलाफ युद्ध शुरू करने जा रहा है तो उसने अपने दिल में शिकायत की थी कि उसे लियाओ सेना के साथ युद्ध शुरू नहीं करना चाहिए। हालांकि जो अधिकारी लियाओ साम्राज्य के करीब थे, वे स्वाभाविक रूप से उन्होंने कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं की। इसके अलावा जनरलों को आमतौर पर ऐसे मामलों के बारे में बोलने का कोई अधिकार नहीं था। वह केवल ऐसी शिकायतों पर विचार कर सकते थे। वह पहले हुआन फैंग को नहीं समझ पाया था। ली किंगलो ने हुआन फैंग को इन 2 लाख सैनिकों का कमांडर बनने के लिए कहा था। उसे लगा कि यह अनुचित है। राजकुमार कंसोर्ट के दामाद होने के अलावा हुआन फैंग एक राजकुमार कंसोर्ट भी थे। हालांकि ली किंगलो का रवैया बहुत दृढ़ था। यह मामला निर्विवाद था, इसलिए भले ही उसे लगा कि यह अनुचित है, वह भी इस मामले को बदल नहीं सकता था। उसके बाद जब उसने सुना कि उसे सोंग लियाओ की 600,000 मजबूत गठबंधन सेना का सामना करना पड़ेगा तो उसने एक रास्ता भी सोचा। बेशक ऐसा नहीं था कि वह देश को धोखा देना चाहता था, बल्कि उसे लगा कि सबसे खतरनाक स्थिति में अपने लिए एक रास्ता छोड़ना जरूरी है। उसके बाद जब उसने सुना कि उसे सोंग लियाओ की 600,000 मजबूत गठबंधन सेना का सामना करना पड़ेगा तो उसने एक रास्ता भी सोचा। बेशक ऐसा नहीं था कि वह देश को धोखा देना चाहता था, बल्कि उसे लगा कि सबसे खतरनाक स्थिति में अपने लिए एक रास्ता छोड़ना जरूरी है। हालांकि बाद में मामले का विकास उनकी उम्मीदों से कहीं ज्यादा हो गया था। उस सम्राट के दामाद के दिल में ज्यादा वजन नहीं था और उसे लगता था कि वह सेनापति बनने के योग्य नहीं है। उसने वास्तव में इतना शक्तिशाली बंदूक निकाल लिया कि सोंग लियाओ मित्र सेना के हमले के उनके शहर तक पहुंचने से पहले ही काफी संख्या में लोग हताहत हो चुके थे। उनका मनोबल काफी गिर गया। उसके बाद कोई नहीं जानता था कि सम्राट के दामाद ने इसे कैसे संचालित किया। इसने वास्तव में गठबंधन की 2 टीमों को विभाजित कर दिया। इसके अलावा यह कोई सामान्य असहमति नहीं थी, ये दिन के दौरान गठबंधन सेना थी। रात में एक आंतरिक संघर्ष था और यह एक प्रकार की अराजकता थी जो दूसरे पक्ष को मारना चाहती थी। उन्होंने बाहरी क्षेत्र में अराजकता का फायदा उठाया और सोंग लियाओ की गठबंधन सेना के कई लोगों को मार डाला। इस समय पश्चिमी जिया सेना के सैनिकों के दिलों में हुआन फैंग की छवि उभरने लगी थी। उनमें से कई को तो ये भी लगा कि जब तक वह यहाँ है उनके जीतने की उम्मीद है, भले ही उन्हें 600,000 मित्र देशों की सेना का सामना क्यों न करना पड़े। पश्चिमी जिया सेना के जनरल के लिए जो घात के प्रभारी थे, उनका भी मन बदल गया। शुरुआती अविश्वास से लेकर वर्तमान विश्वास तक, यहाँ तक कि यह पूजा में बदल गया। उन्हें लगा कि पश्चिमी जिया के सभी पिछले जनरलों हुआन फैंग के साथ उनके पास वास्तव में सोंग लियाओ और सोंग लियाओ को हराने का मौका था। हालांकि युद्ध शुरू होने से पहले उनके विचार निराशावादी थे। हालांकि इसका मतलब यह नहीं था कि वह देशभक्त नहीं थे। इसके विपरीत ये ठीक इसलिए था क्योंकि वह अपने देश से प्यार करते थे, इसलिए उन्होंने इतना सोचा। अन्यथा उन्होंने सीधे मिशन को स्वीकार कर लिया होता। और अब जब उसे दोनों देशों को हराने की उम्मीद दिखी तो वह स्वाभाविक रूप से सबसे खुश था। एक बार जब वह सोंग और लियाओ देशों को हरा देगा तो दरार में पड़ा छोटा सा देश वेस्या वास्तव में उठ खड़ा होगा। ये सोचते ही उसका खून खौल उठा। उसे लगा कि उसके पूरे शरीर में ताकत भर गई है और वह चिल्लाया, उन सबको मार डालो। बादशाह का दामाद जल्दी ही एक बड़ा समूह लेकर आएगा। बेशक हुआन फैंग को उम्मीद नहीं थी कि यहाँ घात लगाए बैठे ये लोग इन सभी 80,000 लोगों को खा जाएंगे। अगर वह सिर्फ दूसरे पक्ष के हौसले को कमजोर करना चाहता था तो वह अपने आदमियों को उन्हें रोकने देता। वह नहीं चाहता था कि वे जाकर उन्हें बचाएं ताकि वह पीछे रह सके। वह शांति से दुश्मन के 20,000 कुलीन घुड़सवारों को खा सकता था। एक बार जब वह 20,000 कुलीन घुड़सवार सेना को खा गया तो हुआन फैंग बड़ी संख्या में सैनिकों का नेतृत्व करेगा। उस समय ये वास्तव में 80,000 लियाओ सेना को नष्ट करने का समय होगा। इस अवसर के बारे में पश्चिमी जिया के जनरल को भी इसके बारे में पता था। शायद यह इसलिए था क्योंकि वह अपने पिछले विचारों पर शर्मिंदा था, या शायद इसलिए कि वह हुआन फैंग की प्रशंसा करता था। इस खतरनाक मिशन के बारे में जानने के बाद उसने इसे स्वीकार करने की पहल की। यह मिशन निस्संदेह खतरनाक था, भले ही लियाओ सेना को उनके द्वारा अराजकता में डाल दिया जाता। हालांकि प्रतिद्वंद्वी आखिरकार लियाओ सेना थी और उनके मुकाबले अधिक लोग थे। वे किसी भी समय लियाओ सेना के मुख्यालय को सुदृढ़ करने के लिए अधिक सैनिकों को भेज सकते थे। विभिन्न स्थितियों ने संकेत दिया कि वे इस बार मिशन के बारे में स्पष्ट नहीं थे। हालांकि पश्चिमी जिया सेना के जनरल ने बिना किसी हिचकिचाहट के मिशन को स्वीकार कर लिया। वह स्वाभाविक रूप से समझ गया कि उसे अब क्या करना है और यह कितना खतरनाक है।
हालांकि उसे लगा कि वह मिशन को पूरा कर सकता है और हुआन फैंग की सेना का नेतृत्व करने का इंतजार कर सकता है। हुआन फैंग की तरफ से ये स्पष्ट था कि वे कटाई के चरण में प्रवेश कर चुके थे। बमों से दुश्मन को उड़ाने और घोड़ों को उनकी चाचन गति खोने के बाद परिणाम पहले से ही निर्धारित था। केवल एक चीज जो निर्धारित रह गई थी वह थी वे कटाई कब समाप्त कर सकते थे और लियाओ सेना के कितने घुड़सवार भाग जाएंगे। हालांकि हुआन फैंग की सेना पूरी तरह से तैयार थी, लेकिन एक बार में लियाओ सेना के सभी घुड़सवारों को पीछे छोड़ना भी असंभव था, खासकर पीछे के घुड़सवारों को। जब उन्हें एहसास हुआ कि स्थिति ठीक नहीं है तो उनमें से कई पीछे मुड़ गए और छोड़ना चाहते थे। हालांकि उनमें से कुछ को हुआन फैंग और बाकी लोगों ने पीछे छोड़ दिया था। हालांकि अभी भी कुछ ऐसे थे जो बच गए। हुआन फैंग ने इसकी परवाह नहीं की। उसने अपने आदमियों से जल्द घिरी हुई घुड़सवार सेना को खत्म करने को कहा। ये घुड़सवार पहले ही घिर चुके थे और पूरी तरह से अपनी गति खो चुके थे। अंत में कोई और दुर्घटना नहीं होगी। मूल रूप से वे घुड़सवार सेना अभी भी सुदृढ़ीकरण के आने का इंतजार कर रही थी। हालांकि लंबे समय तक इंतजार करने के बाद वे अभी भी इंतजार नहीं कर सकते थे। प्रतिरोध करने की उनकी इच्छा शक्ति कमजोर हो गई और हुआन फैंग और अन्य लोग और भी आसानी से आगे बढ़ गए। ये घिरे हुए घुड़सवार या तो मारे गए या आत्मसमर्पण कर दिया या पकड़े गए। जब तक वे घिरे हुए थे कोई भी बच नहीं सकता था। युद्ध के मैदान को साफ करने के लिए कुछ लोगों को पीछे छोड़ दो, बाकी लोग मेरे पीछे मोर्चे पर आओ, हुआन फैंग ने कहा जब वह युद्ध को धीरे धीरे खत्म होते देख रहा था। सच था कि पश्चिमी जिया सेना ने शुरुआत में लियाओ सेना को चौंका दिया था, लेकिन जमीन पर मौजूद बारूदी सुरंगों ने भी लियाओ सेना को काफी नुकसान पहुंचाया था और अराजकता फैलाई थी। हालांकि जब लियाओ सेना धीरे धीरे अपने होश में आए और शांत हुई, उनका रौब एक बार फिर से मजबूत हो गया था। इस समय लियाओ सेना अभी भी दुनिया की सबसे मजबूत लड़ाकू सेना थी। उन्हें खुद पर गर्व और आत्मविश्वास था। इस वजह से पश्चिमी जिया सेना के पक्ष पर दबाव धीरे धीरे बढ़ता गया। अगर ये दृढ़ विश्वास न होता कि हुआन फैंग जल्द ही उनके समर्थन में सैनिकों का एक बड़ा समूह लाएगा, तो पश्चिमी जिया सेना दुश्मन के भयंकर हमलों के तहत बह गई होती। हालांकि लियाओ सेना अभी भी अपना लक्ष्य हासिल नहीं कर सकी। जैसे ही उन्हें लगा कि वे पश्चिमी जिया सेना को हराने वाले हैं, पश्चिमी सेना की सुदृढ़ीकरण आ गए। वे यहाँ हैं, वे यहाँ हैं। दामाद अपने आदमियों को यहाँ लेकर आया था। सभी को थोड़ी देर और रुकना था। हम जीतने जा रहे हैं। घात लगाने वाले पश्चिमी जिया सेना के सिपाही ने सुदृढ़ीकरण के आगमन को देखा। इस समय वह अपना समय बर्बाद कर रहा था। उसका कवच क्षतिग्रस्त हो गया था और उसका चेहरा खून से लथपथ था। उसके काले बाल अभी अभी चाकू से काटे गए थे। हालांकि वह अब तक डटा हुआ था। अब आखिरकार सेना की अतिरिक्त टुकड़ियां आ चुकी थी। उसके सामने मौजूद लियाओ सेना सचमुच खत्म हो चुकी थी। 1766 अविश्वसनीय। जहां तक उन लियाओ सेना का सवाल है, जब उन्होंने पश्चिमी जिया सेना को देखा, अगर वह पहले होती तो वे पश्चिमी जिया सेना को अपनी नजर में नहीं रखते। यहाँ तक कि ग्रेट सोम सेना, जो पश्चिमी जिया सेना से भी ज्यादा शक्तिशाली थी, उनसे हार गई। और तो और पश्चिमी जिया, जो सोम राजवंश से कमजोर थी। ये कहा जा सकता है कि इससे पहले, चाहे वह लियाओ सेना के जनरल हो या नीचे के सैनिक, पश्चिमी जिया सेना को अपनी आंखों में भी नहीं रखते थे। यही कारण था कि लियाओ सेना ने सोमजुन के साथ आंतरिक संघर्ष शुरू करने की हिम्मत की, भले ही उन्हें पता था कि पश्चिमी जिया सेना उनके पक्ष में थी। वे पश्चिमी जिया सेना से बिल्कुल भी नहीं डरते थे। उन्होंने पश्चिमी जिया सेना को अपनी आंखों में नहीं रखा। हालांकि उनकी समझ बदल गई थी। सबसे पहले लियाओ सेना के 20,000 कुलीन सैनिकों को घेर कर मार दिया गया था और यह पता नहीं था कि वे अभी भी जीवित हैं या मर गए हैं। आपको ये जानना चाहिए कि लियाओ सेना के 20,000 कुलीन सैनिक लियाओ सेना में भी बहुत शक्तिशाली थे। कोई भी यह नहीं सोच सकता था कि ऐसी टीम पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी, भले ही उनका सामना पश्चिमी जिया सेना के 2 लाख सैनिकों से हो। हालांकि सच्चाई ने कई लोगों के चेहरे पर तमाचा जड़ दिया। 20,000 कुलीन सैनिकों को घेर लिया गया और अलग कर दिया गया। वे संकट के संकेत भेजते रहे, मानो वे किसी भी क्षण नष्ट हो जाएंगे। 80,000 सैनिकों के पास उन्हें बचाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। यह अंत नहीं था। 80,000 सैनिक अभी तक अपने गंतव्य तक नहीं पहुंचे थे। वे दुश्मन के घात से घिरे हुए थे और स्थिति भी उतनी ही खतरनाक थी। दुश्मन उन्हें रोकने की पूरी कोशिश कर रहा था। अब उनके और भी ज्यादा सैनिक आ गए थे। स्वाभाविक रूप से घेरे हुए लियाओ सेना और भी ज्यादा भयभीत महसूस कर रही थी। मानना आसमान में गूंजती चीखें तेजी से घिरी हुई लियाओ सेना की ओर बढ़ रही थी। वे घेरे से बाहर निकलना चाहते थे, लेकिन अब वे पश्चिमी जिया सेना की तरह हो गए थे, जिसने उन पर घात लगाकर हमला किया था। तुम मेरे जैसे हो और मैं तुम जैसा हूँ। उनसे छुटकारा पाना आसान नहीं था। पश्चिमी जिया सेना के लिए वे अभी भी टिके रहने के लिए संघर्ष कर रहे थे। आखिरकार लियाओ सेना की लड़ाकू ताकत बहुत मजबूत थी, लेकिन अब उन्होंने सुदृढ़ीकरण देखा। एक पल में सैनिकों का मनोबल बढ़ गया और उनके हमले और भी भयंकर हो गए। पहले से गिरावट तुरंत उलट गई। जो टीम टूटने वाली थी वह इस समय एक बार फिर स्थिर हो गई थी। हुआन फैंग और अन्य लोगों के युद्ध के मैदान में शामिल होने के बाद स्थिति पूरी तरह से बदल गई थी। लियाओ सेना शुरू में घेरे से बाहर निकलना चाहती थी, लेकिन इस समय उन्होंने अपनी बची हुई ताकत भी खो दी थी। इस समय सेना की कमजोरी, जो एक ही जनरल की नहीं थी, दिखाई देने लगी थी। उनके बीच अराजकता दिखने लगी थी। उनके बीच कोई सहयोग नहीं था। आमतौर पर केवल कुछ या एक दर्जन लोग ही एक दूसरे को जानते थे और प्रभावी प्रतिरोध का आयोजन करने में सक्षम होते थे। हालांकि लोगों की यह संख्या पूरी तरह से बेकार थी। जब युद्ध अराजक स्थिति में पहुंच गया तो लियाओ सेना ने अपनी व्यक्तिगत बहादुरी पर अधिक भरोसा किया। सेना में युद्ध गठन के बजाय उनमें से प्रत्येक वास्तव में बहुत बहादुर था। इसके अलावा उन पर घात लगाने वालों की संख्या उन लोगों की संख्या से अधिक थी जिन्होंने उन पर घात लगाया था। इसलिए वे लगभग पहले ही सफल हो गए थे। हालांकि हुआन फैंग द्वारा युद्ध के मैदान में अपनी सेना लाने के बाद स्थिति तुरंत बदल गई। उन्होंने घेराव से बाहर निकलने की अपनी आखिरी उम्मीद भी खो दी और व्यक्तिगत बहादुरी का प्रभाव बहुत कम हो गया। यही कारण था कि मार्शल आर्ट की दुनिया के वे विशेषज्ञ जब बड़ी संख्या में संगठित सैनिकों का सामना करते थे तो वे अक्सर उनके विरोधी नहीं होते थे। व्यक्तिगत बहादुरी के मामले में वे वास्तव में उन सैनिकों से अधिक मजबूत थे। हालांकि सैनिकों के बीच सहयोग की एक विशेष आवश्यकता थी। एक बार सहयोग होने के बाद उन मार्शल आर्ट के उस्तादों के दिलों में केवल नफरत ही रह सकती थी।
लेकिन अब लियाओ सेना ने उन्हें बिल्कुल भी धोखा नहीं दिया। वे केवल कोने में फंसे जानवरों की तरह लड़ते रह सकते थे। एक मजबूत सेना के शामिल होने से स्थिति तुरंत पलट गई। पूरा युद्ध क्षेत्र पश्चिमी जिया सेना के पक्ष में होने लगा। क्या सेना आ गई है? सेना कब आएगी? लियाओ सेना के शिविर में कुछ मध्यम श्रेणी के जनरलों ने अपने निजी सुरक्षाकर्मियों से पूछा। दरअसल जब उन पर घात लगाकर हमला किया गया था तो कोई व्यक्ति स्थिति की रिपोर्ट करने के लिए वापस गया था। जब वे घात लगाने वालों से उलझ गए तो उन्हें एहसास हुआ कि यह ठीक नहीं है और उन्होंने पीछे से मदद मांगी। हालांकि जिन सैनिकों ने मदद मांगी थी वे काफी समय से चले गए थे और उन्हें अभी तक अतिरिक्त बल नहीं मिला था। जनरल चाहते हैं कि हम कुछ और समय तक डटे रहें। वे सौंग आर्मी को हराने वाले हैं और उसके बाद हमारी मदद करने आएंगे। निजी सैनिक ने जवाब दिया, रुको, तुम कैसे डटे रह सकते हो? मध्यम रैंक के जनरल ने गुस्से से कहा, अपने आसपास पश्चिमी जिया सेना के सैनिकों को देखते हुए। उसके चेहरे पर निराशा का भाव दिखाई दिया और उसने कहा, अगर जनरल जल्दी नहीं आए तो हम सब खत्म हो जाएंगे। ऐसा इसलिए नहीं था कि वह नाराज था, बल्कि इसलिए कि मौजूदा स्थिति उनके लिए वाकई नुकसानदेह थी। अगर समय पर सेना नहीं पहुंची तो वे वाकई खत्म हो जाएंगे। हालांकि सुदृढ़ीकरण के लिए इंतजार करना आसान नहीं था। उनके पीछे के जनरलों इस समय वे सोम राजवंश की सेना को हराने वाले थे। स्वाभाविक रूप से वे आसानी से हार नहीं मानेंगे। उनके दृष्टिकोण से भले ही 80,000 लोगों पर वास्तव में घात लगाया गया हो, फिर भी वे कुछ समय तक टिके रहने में सक्षम होंगे। हालांकि यह अभी भी संभव था, भले ही 80,000 सैनिकों को एक ही समय में 200,000 सैनिकों का सामना करना पड़े। जनरलों ने सोचा कि वे लड़ने में सक्षम होंगे। आखिरकार लियाओ सेना की लड़ाकू ताकत दुनिया में बेजोड़ थी। यह अभी भी अनिश्चित था कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। हालांकि उन्होंने 80,000 सैनिकों को अनदेखा कर दिया था। उनके बीच कोई प्रभावी कमान नहीं थी। वे दुष्ट सैनिकों के एक समूह की तरह लग रहे थे। हालांकि वे मजबूत थे, लेकिन ऐसी परिस्थितियों में वे अपनी सबसे मजबूत लड़ाकू ताकत को उजागर नहीं कर सकते थे। प्रभावी कमान के बिना यह अच्छा होगा कि ये सैनिक अपनी आधी युद्ध शक्ति ही इस्तेमाल कर सके। इसके अलावा शुरू से ही वे खदान विस्फोटों से भ्रमित थे। अब जब वे फॉर्मेशन खो चुके थे तो स्थिति और भी अराजक हो गई थी। इस वजह से लियाओ सेना के कई लोग अपने दिलों में थोड़ा उदास महसूस करते थे। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि 80,000 लोगों को इस तरह से धमकाया जाएगा। आपको पता होना चाहिए कि सोम राजवंश के खिलाफ अभियान के दौरान 80,000 लोग 2 लाख या 4 लाख की सेना का सफाया करने के लिए पर्याप्त थे। हालांकि पश्चिमी जिया सेना के 2 लाख लोगों के सामने वे पूरी तरह से दबा दिए गए थे। क्या पश्चिमी जिया सेना सचमुच इतनी शक्तिशाली थी? लियाओ सेना के कई सैनिकों ने मन ही मन सोचा। हालांकि वे चाहे जो भी सोचे, वे इस समय युद्ध के मैदान की स्थिति को नहीं बदल सकते थे। हुआन फैंग ये भी समझता था कि लियाओ सेना की मुख्य ताकत कभी भी आ सकती है। सोम राजवंश की सेना से उन्हें रोकने की उम्मीद करना वास्तविक था। इसलिए उसे जल्द से जल्द युद्ध को गति देनी थी और समाप्त करना था। इन 80,000 लोगों को खाओ। आप में से कुछ लोग सिर काटने के अभियान को जारी रखें। हुआन फैंग ने उन कुछ विशेषज्ञों से कहा जिन्हें उसने बदला था। पगेलिस्टिक दुनिया में ऐसे विशेषज्ञ सर्वोच्च अस्तित्व थे। स्वाभाविक रूप से उनकी ताकत कमजोर नहीं थी। हालांकि इन सैकड़ों हजारों लोगों के बीच लड़ाई में ये वास्तव में बहुत उपयोगी नहीं था। हुआन फैंग ने उनके लिए आदान प्रदान किया। वह केवल उन्हें सिर काटने के मिशन को अंजाम देना चाहता था और उन्हें विशेष बल के सैनिकों के रूप में इस्तेमाल करना चाहता था। पिछली स्थिति के आधार पर प्रभाव अभी भी स्वीकार्य था। उन चंद लोगों ने आदेश पाकर वहां से चले गए। उनके सामने मौजूद लियाओ सेना पहले ही अपनी कमान खो चुकी थी। ये थोड़ा अव्यवस्थित लग रहा था। कुछ चतुर लियाओ सेना को भी इसका एहसास हो गया था। अगर यह जारी रहा तो यह उनके लिए बहुत नुकसानदेह होगा। इसलिए वे खुद को फिर से संगठित करना चाहते थे। हालांकि इस मामले की कठिनाई कम नहीं थी। इसके अलावा उन्होंने अभी संगठित होना शुरू किया था। ये लोग जो कमान के पहले स्तर पर थे, उनका सिर हुआन फैंग के पक्ष के विशेषज्ञों द्वारा काट दिया जाएगा। नतीजतन लियाओ सेना एक बार फिर अराजकता में आ गई। इसके बाद स्थिति कैसी है? लियाओ सेना के एक जनरल ने अपने सामने हो रहे नरसंहार को संतोष से देखा और पूछा। उसके सामने का दृश्य वास्तव में नरसंहार था। ये लियाओ सेना की सेना थी जो ग्रेट सॉन का कत्लेआम कर रही थी। अब तक ग्रेट सॉन की सेना पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी थी। शुरू में वे पश्चिमी जिया सेना के साथ आगे और पीछे से लियाओ सेना पर हमला करने की सोच रहे थे। अगर ऐसा था तो उनके पास अभी भी उम्मीद की एक किरण है, लेकिन उनके सामने मौजूद लियाओ सेना की नजर उन पर टिकी हुई थी। वे उन्हें जाने नहीं देना चाहते थे। मुख्य सेना उन पर हमला कर रही थी। लियाओ सेना की लड़ाकू ताकत पहले से ही बहुत मजबूत थी, लेकिन यहाँ अभी भी एक संगठित हमला था। इसके अलावा ग्रेट सॉन की सेना ने भी पिछली लड़ाइयों में उन पर हमला किया था। वे पहले ही दुश्मन से हार चुके थे। इसलिए कुछ समय तक डटे रहने और ये देखने के बाद कि लियाओ सेना उन्हें जाने नहीं देगी, पूरा पहाड़ सोम राजवंश के भागते हुए सैनिकों से भर गया। इस समय उनके पास अब कोई गठन नहीं था और अब उनमें हिम्मत नहीं थी। वे बस इस भयानक लियाओ सेना को छोड़ना चाहते थे। इसलिए कुछ समय तक डटे रहने और ये देखने के बाद कि लियाओ सेना उन्हें जाने नहीं देगी, पूरा पहाड़ सोम राजवंश के भागते हुए सैनिकों से भर गया। इस समय उनके पास अब कोई गठन नहीं था और अब उनमें हिम्मत नहीं थी। वे बस इस भयानक लियाओ सेना को छोड़ना चाहते थे। लियाओ सेना पीछे से सैनिकों का कत्लेआम कर रही थी। उन महान सांग सेनाओं ने या तो आत्मसमर्पण कर दिया या मारे गए। अब लियाओ सेना के लिए अपनी सेना का विस्तार करने का समय आ गया था। वे इतनी आसानी से हार मानने को कैसे तैयार हो सकते थे? उन्होंने तय कर लिया था कि इस बार वे सोम राजवंश की सेना को पूरी तरह से नष्ट कर देंगे। अगर ऐसा हुआ तो अगली बार जब वे सोम राजवंश पर आक्रमण करेंगे तो उन्हें बहुत कम प्रतिरोध का सामना करना पड़ेगा। इसके अलावा ये भी एक पुण्य का काम था। कोई भी हार मानने को तैयार नहीं था। अब श्रेय लेने की होड़ लग गई थी। इसके अलावा उन्हें अपनी टीम पर पूरा भरोसा था। वे 80,000 सैनिक निश्चित रूप से तब तक टिके रहेंगे जब तक वे सोम सेना का सफाया नहीं कर देते। मुझे पक्का पता नहीं है। मदद मांगने के लिए लोग आ रहे हैं। स्थिति थोड़ी निराशाजनक लग रही है। एक अन्य जनरल ने कहा, ऐसा लगता है कि 20,000 कुलीन घुड़सवार सेना नष्ट हो गई है। पश्चिमी जिया सेना के सभी लोगों ने हमारे 80,000 लोगों की घेराबंदी में भाग लिया है। इसके अलावा उन्हें अपनी टीम पर पूरा भरोसा था। वे 80,000 सैनिक निश्चित रूप से तब तक टिके रहेंगे जब तक वे सोम सेना का सफाया नहीं कर देते। मुझे पक्का पता नहीं है।
मदद मांगने के लिए लोग आ रहे हैं। स्थिति थोड़ी निराशाजनक लग रही है। एक अन्य जनरल ने कहा, ऐसा लगता है कि 20,000 कुलीन घुड़सवार सेना नष्ट हो गई है। पश्चिमी ज़िया सेना के सभी लोगों ने हमारे 80,000 लोगों की घेराबंदी में भाग लिया है। वहां उपस्थित लियाओ सेना के कुछ जनरलों ने सुना कि 20,000 कुलीन घुड़सवार सेना नष्ट हो गई है। उनके चेहरे पर बदसूरत भाव थे। युद्ध शुरू होने के बाद से उन्हें कभी इतना बड़ा नुकसान नहीं हुआ था। इससे उन्हें गुस्सा तो आया, लेकिन साथ ही उन्हें शर्म भी महसूस हुई। मुझे बाद में उन सभी पश्चिमी ज़िया कुत्तों को मारना होगा, एक जनरल ने गुस्से से कहा। हाँ, पश्चिमी ज़िया की राजधानी पर हमला करने के बाद मैं 3 दिनों तक अपनी तलवार को सील नहीं करूंगा। मैं उन सभी को मार डालूंगा। जनरल लियाओ सेना के कई लोग 20,000 कुलीन घुड़सवारों की मौत का बदला लेने के लिए पश्चिमी ज़िया सेना को नष्ट करने के लिए दृढ़ थे। हालांकि उनके लिए बुरी खबर अभी खत्म नहीं हुई थी। हालांकि जब उन्होंने सोम राजवंश की सेना को पूरी तरह से हरा दिया तो उन्होंने एक बहुत बुरी खबर भी सुनी। 80,000 सैनिक मारे जा चुके थे। या तो उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया या उन्हें पकड़ लिया गया। पश्चिमी ज़िया सेना युद्ध के मैदान से सबसे आखिर में बाहर निकली। जब उन्होंने ये समाचार सुना तो लियाओ सेना के कुछ जनरल पूरी तरह से स्तब्ध रह गए। 1767वें पानी के खिलाफ अपनी पीठ के साथ लड़े, ये कैसे संभव है? जब एक जनरल ने यह अविश्वसनीय समाचार सुना तो वह दंग रह गया और मन ही मन बुदबुदाया। इस जनरल के बगल के जनरलों की भी यही स्थिति थी। यहाँ तक कि एक उग्र स्वभाव वाला जनरल भी था जो खबर देने आए सैनिक को उठाकर ले गया। तुम कह रहे हो कि तुम घबरा रहे हो? बोलो, क्या तुम पश्चिमी ज़िया सेना के जासूस हो? जिन लोगों ने जानबूझकर अफवाहें फैलाई और सेना का मनोबल बढ़ाया वे 80,000 लोग थे। 80,000 लोग, 80,000 सो नहीं, साथ ही पहले से 20,000 घुड़सवार। ये 100,000 सैनिक थे और उनके लिए पूरे ग्रेट सॉन्ग को मिटा देना कोई समस्या नहीं होगी। क्या इसे पश्चिमी ज़िया सेना द्वारा नष्ट कर दिया जाएगा? ये कैसे संभव था? तुम जरूर जासूस हो। तुमने जो कहा वह झूठ है। सैनिक डर गया और जल्दी से दया की भीख मांगने लगा। जनरल, मैं जासूस नहीं हूँ। मैं पश्चिमी ज़िया सेना का जासूस नहीं हूँ। ये खबर सच थी। उसके भाइयों का एक छोटा सा हिस्सा घेरा तोड़कर बाहर निकल गया। वहां लड़ाई मूल रूप से खत्म हो गई थी। पश्चिमी ज़िया सेना पहले से ही युद्ध के मैदान को साफ कर रही है। बकवास। गुस्से से भरे जनरल ने सैनिक को बाहर निकाल दिया, फिर भी इस खबर पर विश्वास करने को तैयार नहीं था। हालांकि उसे पहले से ही एक बुरा पूर्वाभास था। हालांकि वह इसे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन ये खबर सच हो सकती है, भले ही अविश्वसनीय थी। उसके बाद घेरे से बाहर निकले कुछ सैनिकों को लाया गया। कुछ जनरलों ने पश्चिमी ज़िया सेना के साथ लड़ाई के विवरण के बारे में पूछा। जब उन्होंने सुना कि जब उन पर उस शक्तिशाली बंदूक से हमला किया गया तो जनरलों के चेहरे बदसूरत हो गए। आखिरकार उन्होंने इस समस्या को कमोबेश अनदेखा कर दिया था। उन्होंने उस बंदूक की शक्ति को कम करके आंका था। जब उन्होंने सुना कि युद्ध के बाद लियाओ सेना ने अपनी कमान खो दी है, जब स्थिति जल्दी ही अराजकता में बदल गई तो जनरलों के चेहरे पर और भी अधिक गुस्सा आ गया। इस समय उन्हें एहसास हुआ कि वे ही थे जिन्होंने नियंत्रण खो दिया था और उन्होंने जो गंभीर गलतियां की थी वे क्या थी। पहले वे सभी सोचते थे कि उनमें से 80,000 होंगे। कोई बात नहीं, वे उन 20,000 घुड़सवारों को बचाने में सक्षम होंगे। यदि पश्चिमी ज़िया सेना 20,000 घुड़सवारों को खाने पर अड़ी रही तो पश्चिमी ज़िया सेना को जो कीमत चुकानी पड़ेगी वह बहुत दर्दनाक होगी। उन्हें अपनी खुद की लड़ाकू ताकत पर भरोसा था। 80,000 लोग बहुत कुछ करने के लिए पर्याप्त थे। हालांकि वे भूल गए थे कि ये 80,000 लोग बहुत शक्तिशाली थे। हालांकि बिना किसी कमांडर के ये 80,000 सैनिक सिर्फ ज्यादा क्षमता वाले साधारण लोग थे। वे अपनी आधी से ज्यादा ताकत खो चुके थे। वे बस अपनी पूरी ताकत का प्रदर्शन नहीं कर सकते थे। पश्चिमी ज़िया सेना की तरफ से कुछ शक्तिशाली मानव हमला दल थे। जब उन्होंने अपने पक्ष के मध्यवर्ती कमांडर को मार डाला तो उनकी स्थिति और भी मुश्किल हो गई। पश्चिमी ज़िया सेना के निडर हमलों के अलावा लियाओ सेना एक पल में ढह जाएगी। यह अब अजीब नहीं था। लियाओ आर्मी में हुई घटना के बाद जनरलों के चेहरे पर उदासी छा गई। उन्हें समझ में आ गया कि यह उनकी गलत गणना का नतीजा है। दरअसल इसके लिए पूरी तरह से उन्हें दोषी नहीं ठहराया जा सकता। वे आमतौर पर सिर्फ एक टीम के प्रभारी होते थे। वे कमांडर के पद पर कभी भी हर बात पर विचार करने नहीं गए थे। इस वजह से ये समझा जा सकता है कि उन्होंने हर बात पर गहराई से विचार नहीं किया। हालांकि अगर वे इसे समझ भी लेते तो भी इस तथ्य को बदलने का कोई तरीका नहीं था। उन्होंने एक पल में 1 लाख लोगों को खो दिया था और यह पश्चिमी ज़िया सेना थी जिससे वे घृणा करते थे। इससे उन्हें बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। इसके अलावा यह 1 लाख आदमी थे। लियाओ सेना की सैन्य शक्ति पहले से ही 2 लाख से अधिक थी। अब भले ही वे अंत में वेश्या के खिलाफ जीत गए हों, उन्होंने अपने आधे लोगों को खो दिया था। अगर वे अंतिम लड़ाई जीतते हैं तो वे लियाओ साम्राज्य में वापस आ जाएंगे। जो उनके लिए इंतजार कर रहा था वह कोई पुरस्कार नहीं था। यह अधिक संभावना होगी कि उन्हें दंडित किया जाएगा। इस वजह से हर कोई बुरे मूड में था। हालांकि भले ही उन्हें पता था कि चीन लौटने के बाद उन्हें सजा मिलेगी, लेकिन अब उन्हें जो करना था वो था। उन्हें पहले वेश्या को हराना था और वेश्या को मिटा देना था। अगर ऐसा होता तो उन्हें मिलने वाली सजा हल्की होती, वरना उनकी जिंदगी भी नहीं बचती। सैनिकों को इकट्ठा करो और युद्ध क्षेत्र की सफाई में तेजी लाओ। एक जनरल खड़ा हुआ और बोला। हाँ, एक अन्य जनरल ने भी कहा, इस समय हमें एकजुट होना चाहिए और पश्चिमी ज़िया सेना को कम नहीं आंकना चाहिए। वे स्पष्ट रूप से एक ऐसी टीम है जो ग्रेट सॉन्ग सेना से कमतर नहीं है। पहले चाहे मौखिक रूप से हो या नहीं, ये लियाओ सेना के जनरल अपने दिल में वे पश्चिमी ज़िया सेना को नीची नजर से देखते थे और उसे अपनी आंखों में नहीं रखते थे। उनके दृष्टिकोण से पश्चिमी ज़िया सेना सोंगजून जितनी अच्छी नहीं थी। वे सोंगजून को भी आसानी से कुचल सकते थे। पश्चिमी ज़िया सेना का तो कहना ही क्या। हालांकि जो घटनाएं घटित हुई थी उससे उन्हें स्पष्ट रूप से पता चल गया था कि उन्होंने पश्चिमी ज़िया सेना को कम करके आंका था। पश्चिमी ज़िया सेना उतनी कमजोर नहीं थी जितनी उन्होंने सोची थी। अगर वे अब भी पहले की तरह लापरवाह रहे तो उनके लिए एक करारी हार का इंतजार था। ये सही है, अब समय आ गया है कि पश्चिमी ज़िया सेना को हमारी लियाओ सेना की असली ताकत का एहसास कराया जाए। उनके बगल में खड़े एक जनरल ने कहा। इससे पहले उन्होंने पश्चिमी ज़िया सेना को अपने प्रतिद्वंद्वी के समान स्तर पर नहीं रखा था। इसके कारण उन्हें दर्दनाक कीमत चुकानी पड़ी थी। लेकिन अब हर कोई गंभीर हो गया। वे फिर कभी सहमत नहीं होंगे।
पश्चिमी जिया सेना उनकी असली प्रतिद्वंद्वी थी, एक प्रतिद्वंद्वी जो ग्रेट सॉन्ग से भी अधिक शक्तिशाली थी। वे अब इससे सहमत नहीं हो सकते थे। अन्य जनरलों के चेहरे पर भी गंभीर भाव थे। वे सभी समझ गए थे कि यह उनकी अंतिम मुक्ति थी। वे पहले ही 100,000 लोगों को खो चुके थे। अगर वे अभी भी नहीं जीत पाए तो उनकी जान भी खतरे में पड़ सकती थी, और इस वजह से उन्हें पश्चिमी जिया सेना के खिलाफ ये युद्ध जीतना ही था। कोई विकल्प नहीं था। इस वजह से इस समय वे वास्तव में एकजुट थे। गुली की मृत्यु के बाद वे कमोबेश अंधेरे में सत्ता के लिए लड़ रहे थे। वे सभी सोम सेना पर हमला करके अधिक श्रेय प्राप्त करना चाहते थे। कुछ लोगों ने अंधेरे में भी यही काम किया था। अब सभी ने ये सब एक तरफ रख दिया था। खतरे के सामने उनकी जान जोखिम में थी। सभी ने अपने पिछले पूर्वाग्रहों और अपने दिलों में गंदे विचारों को त्याग दिया था। वे एक साथ काम करने और वेश्या को हराने के तरीके पर चर्चा करने के लिए तैयार थे। वे पहले की तरह नहीं थे, ये सोचते हुए कि उन्हें अधिक श्रेय मिल सकता है। साथ ही नुकसान भी कम हुआ। लियाओ सेना जो एकजुट थी अभी भी बहुत भयानक थी। पश्चिमी जिया सेना जल्द ही इसे समझ जाएगी। वास्तव में हुआन फैंग ने कभी भी लियाओ सेना को कम नहीं आंका था, खासकर वर्तमान लियाओ सेना को। चाहे वह आधिकारिक इतिहास में हो या स्थानिक क्षेत्र में, लियाओ सेना की युद्ध शक्ति को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। हालांकि इतिहास में लियाओ साम्राज्य को जिन देश ने नष्ट कर दिया था, लेकिन उस समय की लियाओ सेना भी ऐसी नहीं थी जिसकी तुलना सोंगजुन और पश्चिमी जिया सेना कर सके। इसलिए भले ही उसने पहले ही 1 लाख दुश्मनों को खत्म कर दिया था, हुआन फैंग अभी भी लियाओ सेना के प्रति सतर्क था। युद्ध के मैदान को साफ करने के लिए लोगों की व्यवस्था करते हुए उसने लियाओ सेना की हरकतों पर नजर रखने के लिए भी लोगों को भेजा। हुआन फैंग की सतर्कता की तुलना में पश्चिमी जिया सेना अब लियाओ सेना को अपनी नजरों में न आने देने का इरादा रखती थी। आखिरकार उन्होंने लगातार 2 बड़ी लड़ाइयां जीती थी। उन्होंने लियाओ सेना के 1 लाख लोगों को खत्म कर दिया था, जिसने उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया था। यह एक बहुत बड़ी जीत थी। साथ ही हुआन फैंग ने लियाओ सेना के खिलाफ साजिश रची थी। इसलिए पश्चिमी जिया सेना के कुछ सैनिकों के दिलों में लियाओ सेना बस ऐसी ही थी। यह उतनी शक्तिशाली नहीं थी जितनी किंवदंतियों में कहा गया था। ये जानने के बाद कि कोई ऐसा करने की योजना बना रहा है, हुआन फैंग ने जल्दी से किसी को लियाओ सेना की शक्ति समझाने के लिए व्यवस्थित किया। उन्होंने सभी को यह भी याद दिलाया कि घेराबंदी के दौरान लियाओ सेना ने पहले दिन उनके शहर की दीवार पर लगभग हमला कर दिया था। हुआन फैंग की हरकतों ने गर्व के संकेतों को थोड़ा दबा दिया था। हालांकि कई लोगों ने कहा कि उन्होंने इसे गंभीरता से लिया। हालांकि उनके दिलों में वे इसे अस्वीकार कर रहे थे। इस बारे में हुआन फैंग इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता था। वह पहले ही वह कर चुका था जो वह कर सकता था। पश्चिमी जिया सेना की वर्तमान ताकत के साथ भले ही उन्हें लियाओ सेना का सामना करना पड़े, जिन्होंने अपनी सेना का एक छोटा हिस्सा खो दिया था, वे उनके लिए एक मुकाबला नहीं होंगे। मुझे उम्मीद है कि समय आने पर हम उन्हें जगा सकेंगे, हुआन फैंग ने मन ही मन सोचा। हुआन फैंग केवल यही प्रार्थना कर सकता था कि पश्चिमी जिया सेना जल्दी जाग जाए। उस समय वे नहीं जाएंगे। दोनों पक्षों को पता था कि अंतिम लड़ाई आ रही थी और वे युद्ध के मैदान की सफाई में तेजी ला रहे थे। इस समय ये दोनों पक्षों के बीच ताकत की प्रतियोगिता होगी। हुआन फैंग के लिए लियाओ सेना के लिए घात लगाना असंभव होगा। बेशक हुआन फैंग अभी भी आसमान में बम का इस्तेमाल कर सकता था। हालांकि अगर प्रतिद्वंद्वी के पास घुड़सवार सेना या भयभीत घोड़े नहीं थे तो ये कहना मुश्किल था कि अंतिम परिणाम क्या होगा। कम से कम हुआन फैंग ने खुद को बहुत अधिक नहीं सोचा था। आखिरकार आज दोपहर को दोनों पक्षों ने अपनी अपनी तैयारियां पूरी कर ली और अपनी अपनी टीमों को एक दूसरे की ओर रवाना कर दिया। जहां तक उनके बीच की दूरी का सवाल है तो वे एक दूसरे के आमने सामने थे। इस समय हुआन फैंग ने पहले ही लियाओ सेना के कैदियों को उनके पीछे शहर में वापस भेज दिया था। उन्हें डर था कि कैदी इस महत्वपूर्ण क्षण में कुछ बुरा कर सकते हैं। हालांकि लियाओ सेना अलग थी, उनके साथ और भी ज्यादा बंदी थे। हालांकि ये पश्चिमी जिया सेना के कैदी नहीं थे, बल्कि सोंगजुन के कैदी थे। आखिरकार सोंगजुन के पास सैकड़ों हजार लोग थे और उनमें से सिर्फ कुछ ही मारे गए। उनमें से ज्यादातर या तो भाग गए या आत्मसमर्पण कर दिया या पकड़े गए। वे अब लियाओ सेना के हाथों में थे। इस समय सोंगजुन और लियाओ सेना अब सहयोगी नहीं थे। इसलिए लियाओ सेना स्वाभाविक रूप से सोंगजुन के बंदियों को कोई तरजीह नहीं देती थी। वे विनम्र भी नहीं होंगे। अब लियाओ सेना पश्चिमी जिया सेना के साथ निर्णायक लड़ाई करने जा रही थी। सोंगजुन को दोनों सेनाओं के बीच में भेजा गया, जो लियाओ सेना की मानव ढाल के रूप में कार्य कर रहा था। अगर मुझे पता होता कि सोंगजुन इतना बेकार है तो मैं उनसे और अनाज मांगता। पश्चिमी जिया सेना के एक जनरल ने शिकायत की। उन्हें चिंता थी कि सोंग सेना कुछ चाले चलेगी। पश्चिमी जिया सेना के कई जनरलों ने तो यहाँ तक सोचा था कि पश्चिमी जिया सेना अकेले ही लियाओ सेना का सामना करेगी। अंतिम लड़ाई सोंगजुन और उनके बीच होगी। हालांकि अब ऐसा लग रहा था कि सोंगजुन लियाओ सेना के एक भी वार का सामना नहीं कर सकता। चूंकि सोंगजुन पराजित हो गया था, इसलिए उनका अनाज स्वाभाविक रूप से लियाओ सेना का होगा। 1768 निर्णायक लड़ाई शुरू हुई। सोंगजुन इस समय बहुत अमीर था। हालांकि उसने पहले ही लियाओ सेना को बहुत सारी चीजें देकर मुआवजा दे दिया था। हालांकि वे अपने साथ बहुत सारा खाना और रसद भी लाए थे। हुआन फैंग ने उनमें से कुछ को धोखे से अपने पास बुला लिया था, लेकिन उनमें से ज्यादातर अब लियाओ सेना की युद्ध की लूट बन चुके थे। हालांकि पश्चिमी जिया सेना को सबसे ज्यादा असहज महसूस कराने वाले लोग थे दोनों सेनाओं के बीच सोंग राजवंश के सैनिक। सोंग राजवंश के इन सैनिकों के हाथों में कच्चे हथियार थे। उन्हें लियाओ सेना द्वारा कदम दर कदम आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया जा रहा था। पश्चिमी जिया सेना के शिविर के करीब पहुंचने के लिए जो लोग थोड़ा धीमे चलते थे, उन्हें उनके पीछे चल रहे लियाओ सेना के सैनिकों द्वारा मार दिया जाता था। हुआन फैंग का चेहरा गंभीर हो गया। वह जानता था कि लियाओ सेना क्या योजना बना रही थी। ये वह गठन था जिस पर सोंगजुन हमला करना चाहता था। एक बार गठन टूट जाने के बाद उसके पास इसका इस्तेमाल करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। जो उसका इंतजार कर रहा था वह कभी भी अच्छा परिणाम नहीं होगा। पहले उन्होंने लियाओ सेना को हराने के लिए इस पद्धति का इस्तेमाल किया था। लियाओ सेना की क्रूरता के साथ 80,000 लोग लंबे समय तक टिक नहीं पाएंगे। वे हार गए। ये देखा जा सकता था कि एक बार गठन खत्म हो जाने के बाद वे लंबे समय तक टिक नहीं पाएंगे। सैनिक बहुत कम खेल सकते हैं। अगर सोंगजुन बाद में आता है तो दया मत दिखाना। हुआन फैंग ने अपने बगल में खड़े जनरल से कहा।
समझ गया, जनरल ने सिर हिलाकर कहा। उसके चेहरे पर भी थोड़ी गंभीरता थी। उसने भी इस जगह पर खतरा देखा था। हालांकि युद्ध शुरू होने से पहले सोंगजून और पश्चिमी जिया सेना ने एक स्थायी गठबंधन बनाया था, लेकिन दोनों पक्षों ने एक साथ लियाओ सेना पर हमला किया। लेकिन अब वे सोंगजून पर हमला करने जा रहे थे। पश्चिमी जिया सेना को जरा भी दया नहीं आएगी। आखिरकार दोनों पक्ष अपने पिछले गठबंधन की कमजोरी को समझते थे। दोनों पक्ष ईमानदार नहीं थे। इसके अलावा सोंगजून को पहले ही लियाओ सेना ने हरा दिया था। वे मानव ढाल बन गए थे और उनके लिए दया दिखाने का कोई कारण नहीं था। जल्दी भागो, तुम सब भागो। लियाओ सेना के एक जनरल ने सोंगजून के पीछे अपनी कृपाण लहराई। वह चिल्लाता रहा और साथ ही उसने अपनी कृपाण सोंगजून पर घुमाई, जो उसके बगल में खड़ा था। जब तक कोई भी धीमा होता, वह निर्दयता से उन पर हमला करता। इस जनरल की हरकत के साथ अन्य लियाओ सेना के सदस्यों ने भी उसका अनुसरण किया। वे सोंगजून से आग्रह करते रहे कि वह जल्दी करे और बिना रुके अपनी कृपाण घुमाए। सोंगजून, जो बदकिस्मत था, हमेशा जमीन पर गिर जाता था। इस समय सोंगजून की हिम्मत लियो सेना द्वारा पूरी तरह से चकनाचूर कर दी गई थी। ऐसी स्थिति का सामना करते हुए उसने विरोध करने की हिम्मत नहीं की। भले ही वे लगातार मारे जा रहे थे, वे केवल आगे बढ़ने की पूरी कोशिश कर रहे थे। उन्हें इन ब्लेडों से बचना था, उन लियो सेना से लड़ने के लिए रुकना नहीं था। तैयार हो जाओ। पश्चिमी जिया सेना की तरफ से जब उन्होंने सोंग लियाओ सेना की टीम को आते देखा तो उनके चेहरे गंभीर हो गए। तीरंदाजों और अन्य लोगों ने भी तैयारी शुरू कर दी थी। इससे पहले पश्चिमी जिया पर हमला करने वाला सोंग लियाओ मित्र सेना थी। बाद में हुआन फैंग के हस्तक्षेप के कारण सोंग लियाओ मित्र सेना उसके खिलाफ हो गई। हालांकि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि अंत में वे फिर भी शुरुआती बिंदु पर लौट आए। ये सोंग लियाओ मित्र सेना थी जिसने मिलकर पश्चिमी जिया पर हमला किया। हालांकि इस समय लियाओ सेना की सेना अब गठबंधन सेना की तरह सरल नहीं थी। अब वे एक अधीनस्थ संबंध में थे, लेकिन उन्हें अभी भी पश्चिमी जिया सेना से एक साथ निपटना था। मुक्त करना। पश्चिमी जिया सेना के एक जनरल की चीख के बाद अनगिनत तीर आसमान में उड़ गए। जैसे ही वे सोंग लियाओ मित्र सेना की ओर उड़े, बड़ी संख्या में सैनिक जमीन पर गिर गए और इनमें से ज्यादातर सैनिक सोंगजून थे, जो लियाओ सेना की तीरों से घायल हुए थे। उनमें से बहुत कम थे। मत रुको, आगे बढ़ो। लियाओ सेना के जनरल ने देखा कि सोंग सेना के सैनिक घबरा रहे थे और तुरंत चिल्लाया। उसने अपनी कृपाण को और भी अधिक बार लहराया। सोंग आर्मी के सैनिकों के पास आगे बढ़ते रहने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। वे हताश होकर चिल्लाने लगे। उनका दुखद भाग्य पहले ही तय हो चुका था जब वे लियाओ आर्मी और वेस्टर्न जिया आर्मी के बीच फंस गए थे। गोली मार। पश्चिमी जिया सेना ने बिल्कुल भी रुकना नहीं छोड़ा और तीर चलाना जारी रखा। इन तीरों में बम भी थे। हालांकि बमों की संख्या पहले की तुलना में बहुत कम थी। हालांकि हुआन फैंग अमीर था, लेकिन पहले लियाओ सेना की ताकत का उपभोग करने के लिए उसने पहले ही बड़ी संख्या में बम और खदानों का आदान प्रदान किया था। इस समय उसके पास बहुत अधिक स्टॉक नहीं बचा था। इसके अलावा स्टोरेज बॉक्स को उसके धोखेबाज व्यवहार का पता लग गया था। वास्तव में प्रतिदिन एक्सचेंज की संख्या की एक सीमा थी। हालांकि इसे अभी भी बहुत कुछ के लिए एक्सचेंज किया जा सकता था। हालांकि उन असीमित वस्तुओं की तुलना में जिन्हें वो एक्सचेंज कर सकता था, पहले से ही एक बड़ा अंतर था। बम का असर अभी भी बुरा नहीं था। सोंगजून की परवाह किए बिना दोनों ही बम से डरे हुए थे। हालांकि लियाओ सेना अपने डर को दबा रही थी। बस उन्हें ये युद्ध जीतना था, अन्यथा जो उनका इंतजार कर रहा था वह परिणाम होगा जो वे नहीं देखना चाहते थे। इसलिए भले ही वे डरे हुए थे, वे केवल खुद को संभाल सकते थे और आगे बढ़ सकते थे। इसके अलावा उनके सामने अभी भी सोंगजून था, जो एक मानव ढाल के रूप में काम कर रहा था। इसलिए वे बिल्कुल भी नहीं रुके। सोंग सेना के लिए वे दुखी थे। वे अपने दिलों में बमों से भी डरे हुए थे। वे आगे बढ़ना बंद करना चाहते थे, लेकिन उनके पीछे लियो सेना, वे उन्हें बिल्कुल भी रुकने नहीं देते थे। एक बार जब वे थोड़ा धीमे हो गए तो उनके लिए एक निर्दयी नरसंहार का इंतजार था। आगे और पीछे से खतरा था, इसलिए उनके दिलों में सिर्फ निराशा ही बची थी। वे अनजाने में ही आगे बढ़ गए। इस समय लियाओ सेना ने भी एक चाल चली। उन्होंने भी जवाबी हमला किया। सोंगजून की आड़ में उन्होंने पश्चिमी जिया सेना की स्थिति पर भी तीर चलाए। इसके अलावा वे और भी अधिक थे। लियाओ सेना की लड़ाकू शक्ति पहले से ही बहुत मजबूत थी। सोंगजून को हराने के बाद उनके हथियार और आपूर्ति मजबूत हो गई थी, इसलिए उनकी ताकत पहले से अधिक मजबूत थी। दोनों तरफ से तीर एक दूसरे पर बरस रहे थे और दोनों पक्षों को नुकसान उठाना पड़ा। तुलनात्मक रूप से देखा जाए तो पश्चिमी जिया सेना को ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा था। आखिरकार लियाओ सेना की तरफ से सोंगजून उसे ढाल के तौर पर, मानव ढाल के तौर पर इस्तेमाल कर रहा था। नुकसान अपेक्षाकृत कम था। दोनों पक्षों के बीच की दूरी लगातार कम होती गई। अंत में पश्चिमी जिया सेना की ओर से आगे बढ़े। उन्होंने दूसरे पक्ष के आगे बढ़ने का इंतजार नहीं किया। इसके बजाय उन्होंने अपने हथियार उठाए और जवाबी हमला किया। दोनों पक्षों में अंत में घमासान युद्ध हुआ। चाकू और चाकू लाल हो गए थे। पश्चिमी जिया सेना से भिड़ने वाले पहले लोग लियाओ साम्राज्य की सेना नहीं थे। उनमें से कुछ यहाँ आने के रास्ते में ही मर गए थे। हालांकि अभी भी बहुत से लोग थे जो दौड़कर आए थे। वे लियाओ सेना के मानव ढाल थे। उन्होंने अच्छा काम किया था। आने के बाद अचानक वे पश्चिमी जिया सेना के गठन पर हमला कर दिया। मार डालो। पश्चिमी जिया सेना ने जोर से चिल्लाया। उनके हाथों में मौजूद हथियारों ने निर्दयतापूर्वक सोंग राजवंश की सेना पर हमला किया। सोंगजून को एक बार फिर त्रासदी का सामना करना पड़ा। सोंगजून को फिर से विद्रोह करने से रोकने के लिए लियाओ सेना ने इन सोंग सेना को कुछ साधारण और कच्चे हथियार दिए थे। कवच के लिए उनके पास ये भी नहीं था। इसलिए भले ही उनकी ताकत अभी भी पश्चिमी जिया सेना से थोड़ी पीछे थी। हालांकि इस समय सोंगजून पश्चिमी जिया सेना के सामने बड़ी संख्या में हताहत होने वाले पहले व्यक्ति थे। ऐसा नहीं लगता था कि सोंगजून ने अपना खून खो दिया है। उनके दृष्टिकोण से उसके पीछे लियो सेना और पश्चिमी जिया सेना अच्छे लोग नहीं थे। सोंगजून बीच में फंस गया था। यह एक त्रासदी होने के लिए नियत था। अगर वह मरना नहीं चाहता था तो वह कब मर सकता था। वे केवल अपनी पूरी ताकत के साथ आगे बढ़ सकते थे जब तक वे पश्चिमी जिया सेना के शिविर को तोड़ते हैं। अगर वह उन्हें भागने की अनुमति देता है तो पश्चिमी जिया सेना और लियो सेना आधिकारिक तौर पर मिलेंगे। सोंगजून को मुक्त कर दिया जाएगा। जहां तक उनके पीछे से हमला न करने का सवाल है तो ये स्वाभाविक रूप से इसलिए था क्योंकि उन्हें लगा कि लियाओ सेना पश्चिमी जिया सेना से ज्यादा खतरनाक और मजबूत थी।
उन्हें पश्चिमी जिया सेना ने नहीं बल्कि लियाओ सेना ने हराया था। उनके दृष्टिकोण से पश्चिमी जिया सेना की युद्ध शक्ति सोंग जून की तुलना में भी कमजोर थी। इसलिए यदि वे घेरे से बाहर निकलने का विकल्प चुनते हैं तो वे स्वाभाविक रूप से पश्चिमी जिया सेना का पक्ष चुनेंगे। तुरंत ही सोंग जून के लगातार हमलों के कारण पश्चिमी जिया सेना में संरचना अव्यवस्थित होने लगी। यहाँ तक कि पश्चिमी जिया सेना के जनरल भी सेना को संगठित करने की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन इसका असर बहुत अच्छा नहीं था। जब सोंग जून ने लियाओ सेना का सामना किया, हालांकि पश्चिमी जिया सेना का सामना करते समय डर तो होगा ही, न केवल उन्हें डर नहीं लगेगा बल्कि उन्हें श्रेष्ठता का एहसास भी होगा। उन्हें लगा कि वे पश्चिमी जिया सेना को हरा सकते हैं। इसलिए इस समय भले ही सोंग जून को कुछ हताहतों का सामना करना पड़ा था, लेकिन उसने पीछे हटने का कोई संकेत नहीं दिखाया। सभी लोग दोनों तरफ पीछे हट जाओ, कुआन फैंग ने अपनी आंतरिक ऊर्जा से चिल्लाकर कहा। कुआन फैंग ने पहले ही देख लिया था कि अगर उसने सोंग जून को उस पर हमला करने दिया तो उनका गठन अस्त-व्यस्त हो जाएगा। सोंग जून की सेना में अभी भी बहुत सारे लोग थे, इसके अलावा जीवित रहने के लिए उनके पास आगे बढ़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। इस वजह से भले ही हताहत हुए हों, वे फिर भी इसे स्वीकार कर सकते थे। इसके अलावा उन्हें डर नहीं लगेगा। पश्चिमी जिया सेना का असली दुश्मन अभी भी लियाओ सेना थी, इसलिए उन्हें सोंग जून से उलझने की कोई जरूरत नहीं थी। जब हुआन फैंग चिल्लाया तो उसने अपनी आंतरिक ऊर्जा का इस्तेमाल किया। इस समय उसकी आंतरिक ऊर्जा पहले से ही इस दुनिया में सबसे अच्छी थी। वहां मौजूद हर पश्चिमी जिया सेना उसे सुन सकती थी। इसके अलावा हुआन फैंग ने पहले ही उन्हें इसी तरह की चीजें करने का निर्देश दिया था। इसलिए पश्चिमी जिया सेना के समूह में एक बहुत बड़ा अंतर दिखाई दिया। वे बहुत तेज गति से दोनों तरफ चले गए। जब सोंग जून को पता चला कि पश्चिमी जिया सेना के समूह के बीच में एक बहुत बड़ा रास्ता है, तो वह अपनी पूरी ताकत से आगे भागा और कोई भी इतना मूर्ख नहीं था जो पीछे रह जाए। वे पश्चिमी जिया सेना के साथ खुद को उलझाते रहे। पहले वे पश्चिमी जिया सेना के साथ लड़े थे, ऐसा इसलिए था क्योंकि वे जीना चाहते थे। अब जीने का मौका उनके सामने था, वे पीछे क्यों रहेंगे। इसलिए बड़ी संख्या में सोंग सेना के सैनिक तेजी से मार्ग से गुजर गए। उन्होंने मार्ग के दोनों ओर पश्चिमी जिया सेना की अनदेखी की। पश्चिमी जिया सेना ने उन पर हमला नहीं किया और उन्हें स्वतंत्र रूप से जाने दिया। इस समय लियाओ सेना जो सोंग जून के पीछे चल रही थी, उन्होंने भी आधिकारिक तौर पर पश्चिमी जिया सेना के साथ मुकाबला किया था। स्वाभाविक रूप से पश्चिमी जिया सेना उनके प्रति विनम्र नहीं होगी। वे सोंग जून से नहीं लड़ेंगे, लेकिन वे लियाओ सेना के साथ अपनी जान की बाजी लगाकर लड़ेंगे। हर कोई जानता था कि इस युद्ध के मैदान में सिर्फ एक ही विजेता हो सकता है। सोंग जून को पहले ही खत्म कर दिया गया था, जिससे सिर्फ पश्चिमी जिया सेना और लियाओ सेना बची थी। उनमें से एक को भी खत्म किया जाना था। क्योंकि सोंग जून दो भागों में विभाजित हो गया था, इसलिए पश्चिमी जिया सेना में गठन अधूरा था। हालांकि यह बिखराव से बेहतर था, लेकिन यह अभी भी सामान्य गठन से बहुत खराब था। 1769 युद्ध का मैदान बदल गया था। हुआन फैंग का चेहरा गंभीर हो गया। वह दुश्मनों को मारने के लिए अपने आदमियों का नेतृत्व कर रहा था। हालांकि इस समय व्यक्तिगत बहादुरी का प्रभाव पहले से ही बहुत कम था। भले ही वह एक ही हथेली के वार से किसी को मार सकता था, हालांकि वहां इतनी सारी लियाओ सेना मौजूद थी, ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे वह उन सभी को अकेले मार सके। जहां तक बम और दूसरी चीजों का सवाल है, दोनों के उलझ जाने के बाद उनका मूल उद्देश्य ही खत्म हो गया। अन्यथा इस बात की संभावना और भी बढ़ जाती कि वे अपने ही लोगों को उड़ा देते। भले ही हुआन फैंग को पहले से ही पता चल गया था कि लियाओ सेना बहुत भयंकर थी और उसने सोंग लियाओ मित्र सेना को उनसे अलग करने के लिए एक चाल का इस्तेमाल किया और फिर 100,000 लोगों की दुश्मन सेना पर घात लगाने के लिए एक चाल का इस्तेमाल किया। ये सब दुश्मन की ताकत को कमजोर करने के लिए था। हालांकि अब जब दोनों पक्षों ने आधिकारिक तौर पर लड़ाई शुरू कर दी थी, तब भी वह लियाओ सेना की ताकत से हैरान था। ये कहा जा सकता है कि व्यक्तिगत युद्ध शक्ति के मामले में लियाओ सेना पश्चिमी जिया सेना और सोंग जून से अधिक मजबूत थी। यदि वे एक गठन बनाते तो उनकी ताकत पश्चिमी जिया सेना और लियाओ सेना से कम नहीं होती। केवल जब एक छोटा समूह लड़ रहा होता तो दोनों पक्षों की ताकत संतुलित हो सकती थी। हुआन फैंग लियाओ सेना की ताकत से प्रभावित था। पश्चिमी जिया सेना के साधारण सैनिक इस समय और भी अधिक प्रभावित थे। इससे पहले जब सोंग लियाओ मित्र सेना पहली बार आई थी तो उन्होंने उनमें से बहुत से को बारूदी सुरंगों से नष्ट कर दिया था। उसके बाद जब शहर पर हमला किया जा रहा था तो पश्चिमी जिया सेना ने शहर का सफलतापूर्वक बचाव किया। उसके बाद हुआन फैंग ने सोंग लियाओ मित्र सेना और सोंग लियाओ मित्र सेना के बीच कलह पैदा करने के लिए एक योजना का इस्तेमाल किया। उसने उनके बीच आंतरिक कलह पैदा कर दी थी। उसके बाद हुआन फैंग ने उन्हें घात लगाकर हमला किया और 1 लाख लियाओ सेना को मार गिराया। घटनाओं की यह श्रृंखला सुचारू रूप से चली। इसने उन्हें महसूस कराया कि लियाओ सेना बस इतनी सी थी और ग्रेट सोन वास्तव में लियाओ सेना की राजधानी शहर द्वारा नष्ट कर दिया गया था, जिसमें 2 लाख से अधिक लोग थे। ये बहुत बेकार था। पश्चिमी जिया सेना के शिविर में पहले से ही ऐसी अहंकारी आभा दिखाई दे रही थी। हुआन फैंग द्वारा 1 लाख लियाओ सेना के कैदियों को पकड़कर मार डालने के बाद यह आभा अपने चरम पर पहुंच गई थी। जहां तक लियाओ सेना के साथ आगामी लड़ाई की बात है, पश्चिमी जिया सेना के कई लोगों ने इसे दिल पर भी नहीं लिया। वे लियाओ सेना को नीची नजर से देखने लगे थे। हालांकि जब सोंग जून भाग गया तो युद्ध के मैदान में केवल पश्चिमी जिया सेना और लियाओ सेना ही बची थी। जब दोनों पक्षों की तलवारें टकराईं तो पश्चिमी जिया सेना को आखिरकार लियाओ सेना की भयावहता का एहसास हुआ। चाहे व्यक्तिगत युद्ध क्षमता की बात हो या युद्ध क्षमता की, लियाओ सेना पश्चिमी जिया सेना से बेहतर थी। अब पश्चिमी जिया सेना के गठन को सोंग जून ने अराजकता में डाल दिया था। वे लियाओ सेना के लिए कोई मुकाबला नहीं थे। अगर अतीत में हुआन फैंग ने उन्हें जीत नहीं दिलाई होती तो वे लियाओ सेना को हरा नहीं पाते। मुझे डर है कि वे अब दहने वाले हैं। पहले हुआन फैंग को लग रहा था कि पश्चिमी जिया सेना जल्द से जल्द अपने होश में आ जाएगी, लेकिन अब जब वे अपने होश में आ गए हैं तो उन्हें पता चल गया है कि उनके और लियाओ सेना के बीच कितना अंतर है। लेकिन ऐसा लग रहा था कि अब थोड़ी देर हो चुकी है। हालांकि लियाओ सेना के पास अब कोई कमांडर नहीं था, लेकिन उनके नीचे के जनरलों ने जीवित रहने के लिए उन्होंने अपने पिछले गिले शिकवे त्याग दिए और एक साथ एकजुट हो गए। लियाओ सेना जो एकजुट थी, निस्संदेह बहुत भयानक थी। ऐसी टीम में न केवल एक भयानक लड़ाकू ताकत थी, बल्कि हुआन फैंग भी था जो सिर काटने के ऑपरेशन का उपयोग जारी रखना चाहता था।
इसका बहुत अच्छा प्रभाव नहीं होगा। उनके पास शुरू में कोई कमांडर नहीं था। हुआन फैंग भी थोड़ा चिंतित था, लेकिन उसके पास इससे निपटने के लिए अधिक तरीके नहीं थे। इस समय अचानक लियाओ सेना के पीछे अराजकता दिखाई दी। अराजकता बढ़ती जा रही थी, जिससे हुआन फैंग हैरान हो गया। वह हवा में ऊंचा कूद गया और पाया कि एक और समूह दिखाई दिया था। वे लियाओ सेना के साथ लड़ रहे थे। हुआन फैंग ने समूह को देखा और पाया कि वे सोम राजवंश के सैनिक नहीं थे। उनके पहनावे से लगता था कि वे सोम राजवंश के सैनिक नहीं थे। हालांकि क्या युद्ध के मैदान में कोई चौथा समूह था? जब तक हुआन फैंग ने झंडा नहीं देखा तब तक वह इन लोगों की पहचान की पुष्टि नहीं कर सका। बड़ा ली जो सैनिक अभी अभी दिखाई दिया था वह एक बड़ा ली सैनिक था। दूसरे शब्दों में डुआन ने उन्हें बचाने के लिए लोगों को लेकर आया था। जब हुआन फैंग ने ये खबर सुनी तो वह बहुत खुश हुआ। अब पश्चिमी जिया सेना अकेले लियाओ सेना का सामना कर रही थी। ये पहले से ही एक संकेत था कि पश्चिमी जिया सेना ढहने वाली थी। आखिरकार पश्चिमी जिया सेना लियाओ सेना से कमजोर थी। हालांकि हुआन फैंग पश्चिमी जिया सेना का सर्वोच्च कमांडर था। हालांकि आखिरकार वह लंबे समय से पश्चिमी जिया सेना के नियंत्रण में नहीं था और उसके पास इसे संशोधित करने का समय नहीं था। इस तरह पश्चिमी जिया सेना की ताकत वास्तव में पहले की तुलना में बहुत ज्यादा सुधार नहीं हुआ था। केवल एक चीज जो पहले से बेहतर थी वह थी, केवल एक चीज ये थी कि वे थोड़े ज्यादा आश्वस्त थे। आखिरकार हुआन फैंग उन्हें कुछ बार लियाओ सेना को हराने के लिए लाया था। यही कारण था कि वे इतनी जल्दी नहीं ढह गए। अब जबकि वे टिके रहने के लिए संघर्ष कर रहे थे, सेना का आगमन निस्संदेह समय पर था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह वास्तविक दुनिया के लिए पुनःपूर्ति थी या पश्चिमी जिया सेना के सैनिकों का मनोबल, इसमें बहुत सुधार होगा। पश्चिमी जिया के सैनिकों, रुको, महान जिया की सेना यहाँ है, इस समय लियाओ सेना को हराओ। हुआन फैंग ने अपनी आंतरिक ऊर्जा से चिल्लाया। हुआन फैंग की आंतरिक ऊर्जा बहुत मजबूत थी, यहाँ तक कि दृश्य लड़ाई और हत्या की आवाज से भरा हुआ था। उसकी आवाज भी हर सैनिक ने सुनी, चाहे वह पश्चिमी जिया सेना के सैनिक ही क्यों न हो। उन दोनों ने सुना कि हुआन फैंग ने क्या कहा। स्वाभाविक रूप से पश्चिमी जिया सेना का मनोबल बहुत बढ़ गया था। रक्षात्मक रेखा जो ढहने वाली थी, इस समय वह एक बार फिर स्थिर हो गई थी। वे ये भी समझ गए थे कि अगर वे हार गए तो उनके लिए क्या इंतजार कर रहा होगा। वे हारने को तैयार नहीं थे क्योंकि वे पहले जितने मजबूत नहीं थे। अब सुदृढ़ीकरण आने के साथ वे मानसिक रूप से एक बार फिर से। दूसरी ओर लियाओ सेना के मनोबल को स्पष्ट रूप से झटका लगा था। शुरू में उन्हें पश्चिमी जिया सेना को हराने की उम्मीद पहले से ही दिख रही थी। हालांकि अचानक इतनी बड़ी सेना आ गई थी, इसने उनकी तैनाती को पूरी तरह से गड़बड़ कर दिया था। इससे उन्हें कुछ असहज महसूस हुआ। उन्हें नहीं पता था कि पीछे के उनके साथी इतनी बड़ी सेना का बचाव कर पाएंगे या नहीं। वहां कितने लोग थे? सोम राजवंश के सैनिकों, सुनो, तुम लियाओ सेना से हार गए थे, अब बदला लेने का तुम्हारा मौका आ गया है। जब तक तुम लियाओ सेना को हरा सकते हो, तुम महान सोम के नायक हो। तुम्हारी पिछली हार के पाप न केवल तुम अपने सम्राट द्वारा दोषी नहीं ठहराए जाओगे, इसके बारे में सोचो, तुम्हारे सम्राट ने इसके लिए बहुत बड़ी कीमत चुकाई थी। तुमने अभी अभी लियाओ सेना के साथ शांति वार्ता पूरी की है और अब तुम लियाओ सेना से हार गए हो। लियाओ सेना निश्चित रूप से बदला लेगी और पिछले सभी बलिदान व्यर्थ हो जाएंगे। तुम सभी महान सोम के पापी बन जाओगे और जब तक तुम महान लियाओ की सेना को हराते रहोगे, केवल तभी तुम अपना उद्धार पूरा कर सकते हो। हुआन फैंग जोर से चिल्लाता रहा। इस बार उसके चिल्लाने का लक्ष्य था सोम जून। हालांकि सोम जून पहले ही पश्चिमी जिया सेना और लियाओ सेना से बाहर निकल चुका था, लेकिन वे युद्ध के मैदान से बहुत दूर नहीं थे। इसके बजाय वे युद्ध के मैदान की बाहरी परिधि पर थे और ऐसा लग रहा था कि वे हार मानने को तैयार नहीं थे। आखिरकार साम राजवंश हमेशा से ही एक स्वर्गीय साम्राज्य रहा है। इससे पहले पश्चिमी जिया और लियाओ साम्राज्य दोनों ही उनसे डरते थे, लेकिन अब उनमें से कोई भी उन्हें हरा नहीं सकता था। इससे उन्हें ये स्वीकार करना मुश्किल हो गया। इसके अलावा सोम राजवंश के सेनापतियों को पता था कि वे जिया और लियाओ सेना, कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन जीता है, उनका जीवन अच्छा नहीं होगा। आखिरकार वे लाइन के अंत में खड़े थे। मूल रूप से सोम लियाओ और उनके बीच युद्ध पहले ही शांत हो चुका था। इस प्रकार उन्होंने एक बार फिर से लड़ाई शुरू कर दी, ठीक वैसे ही जैसे हुआन फैंग ने कहा था। लियाओ साम्राज्य के लोग निश्चित रूप से बदला लेंगे। वे जिया से निपटने के बाद वह फिर ग्रेट सोम से बदला लेगा। इसलिए जब सोम राजवंश के कुछ सेनापतियों को ये बात समझ में आई तो उन्होंने आसानी से जाने से इनकार कर दिया। अगर वे इस तरह के परिणाम के साथ राजवंश में लौटे तो उनके लिए जेल की आपदा या यहाँ तक कि एक घातक आपदा भी इंतजार कर सकती थी। इसलिए वे ये देखने के लिए वहीं रुक गए कि क्या कोई अवसर है। और अब उन सभी ने हुआन फैंग की बातें सुन ली थी। वे ये सोचने से खुद को रोक नहीं पाए कि हुआन फैंग ने जो कहा वह सही था। उनके और वे जिया के बीच अभी भी अच्छे संबंध थे। ज्यादा से ज्यादा वे बाद में लड़ सकते थे, लेकिन अगर लियाओ सेना वास्तव में ये युद्ध जीत जाती तो वह ग्रेट सॉन निश्चित रूप से अगला बदकिस्मत होगा। ग्रेट सॉन को पहले ही लियाओ साम्राज्य द्वारा राजधानी शहर में भेजा जा चुका था। अगर वे लियाओ साम्राज्य को हरा सकते हैं, उनके लिए ये निश्चित रूप से एक पुण्य कार्य होगा। राजवंश में कोई भी उनके और लियाओ साम्राज्य के बीच युद्ध के बारे में कुछ नहीं कहेगा। पश्चिमी जिया सेना के जीतने के बाद क्या होगा, इस बारे में वे बहुत ज्यादा नहीं डरते थे। उनके विचार में पश्चिमी जिया सेना लियाओ सेना की तुलना में बहुत कमजोर थी। भले ही पश्चिमी जिया सेना ने ग्रेट सॉन पर हमला किया हो, उन्हें नहीं लगता था कि राजवंश की सेना पश्चिमी जिया सेना को हरा नहीं पाएगी। हमें क्या करना चाहिए? सोम राजवंश के कुछ सेनापति एकत्रित हुए और चर्चा करने लगे। मुझे लगता है कि उस आदमी ने जो कहा वो सही है। अगर हम इस तरह वापस गए तो हमें हमारे वरिष्ठों द्वारा निश्चित रूप से दंडित किया जाएगा। हो सकता है कि हमें अपना सिर भी खोना पड़े। एक अन्य व्यक्ति ने कहा, ये सही है, लियाओ सेना बहुत क्रूर है। वे जिया को हराने के बाद वे निश्चित रूप से ग्रेट सॉन पर फिर से हमला करेंगे। हमारे और उनके बीच का मामला उनका सबसे अच्छा बहाना है। ये सही है। मुझे लगता है कि हमें पश्चिमी जिया सेना के साथ हाथ मिलाना चाहिए और लियाओ साम्राज्य पर हमला करना चाहिए। ठीक है, चूंकि सभी ने अपना मन बना लिया है तो चलो चलें। सोम सेना के जनरलों ने जल्दी से एक योजना बनाई। वास्तव में ये निर्णय लेना मुश्किल नहीं था। वास्तव में उनके पास बहुत सारे विकल्प नहीं थे, अन्यथा वे युद्ध के मैदान से बाहर नहीं निकलते।
वे छोड़ने की हिम्मत नहीं करते। इसलिए युद्ध के मैदान पर स्थिति एक बार फिर बदल गई। पश्चिमी ज़िया पर सोंग लियाओ मित्र सेना का हमला वर्तमान में बदल गया था। पश्चिमी ज़िया, ग्रेकी और 3 साम्राज्यों की सहयोगी सेना एक ही समय में लियाओ सेना पर हमला कर रही थी। हालांकि उन्हें चिंता थी कि सोंग सेना बार बार हमला करेगी, लेकिन लियाओ सेना ने उन्हें अच्छे हथियार नहीं दिए। हालांकि उनके पास अभी भी कुछ साधारण तलवारें और कृपाण थे। इसके अलावा जमीन पर भी कई हथियार थे। इसलिए सोंग जून स्थायी रूप से सुसज्जित था। बेशक जब उसकी लड़ाकू शक्ति अपने चरम पर थी तो तुलना करने का कोई तरीका नहीं था। लियाओ सेना को अचानक दबाव महसूस हुआ जब वे अकेले पश्चिमी ज़िया सेना का सामना कर रहे थे। आखिरकार लियाओ सेना की वर्तमान लड़ाकू शक्ति बहुत भयानक थी। हालांकि चाहे वह कितनी भी भयानक क्यों न हो, फिर भी एक सीमा थी। अब 3 साम्राज्यों की सहयोगी सेना का सामना करते हुए उन्हें जबरदस्त दबाव महसूस हुआ। आखिरकार वे पहले ही हुआनफैंग के हाथों 1 लाख लोगों को खो चुके थे। 3 देशों की सहयोगी सेना में लोगों की संख्या उनकी संख्या से कम 3 से 4 गुना थी। इन सैनिकों में सोंग सेना और ली सेना कमजोर थी। हालांकि पश्चिमी ज़िया सेना वास्तव में लियाओ सेना से बहुत कमजोर नहीं थी। सोंग राजवंश और ली राजवंश की सेनाओं के समर्थन से जीत का पलड़ा अंततः पश्चिमी ज़िया सेना की ओर झुकने लगा। 1770 सुदृढ़ीकरण यहाँ है। अब हमें क्या करना चाहिए? लियाओ सेना के एक जनरल ने छोटी तलवार पकड़े हुए सोंग सेना के एक सैनिक को काट दिया और अपने बगल वाले व्यक्ति से उत्सुकता से पूछा। इस समय लियाओ सेना के कई उच्च श्रेणी के जनरल एक साथ इकट्ठे हुए थे। वे अभी अभी अलग हुए थे और अपनी अपनी टीमों का नेतृत्व कर रहे थे। वे पश्चिमी ज़िया सेना की ओर बढ़ रहे थे। हालांकि जब सेना और सोंग सेना लड़ाई में शामिल हो गए, उन्हें बहुत दबाव महसूस हुआ। इस समय वे एक बार फिर चर्चा करने के लिए इकट्ठे हुए कि क्या करना है। ये शापित सोंग आर्मी, हमें इन सबको पहले ही मार देना चाहिए था, लियाओ आर्मी के जनरल ने कहा। जाहिर है वह सोंग आर्मी की बार बार की हरकतों से बहुत असंतुष्ट था। इससे पहले लियाओ सेना ने सोंग सेना के एक समूह को भी मार गिराया था, लेकिन क्योंकि वे सोंग सेना को मानव ढाल के रूप में इस्तेमाल करना चाहते थे, वे पश्चिमी ज़िया सेना की रक्षात्मक रेखा को तोड़ना चाहते थे, इसलिए उन्होंने उन सभी को नहीं मारा। बाद में ऐसा लगा कि सोंग सेना के गठन में आगे बढ़ने का प्रभाव बहुत अच्छा था। कम से कम पश्चिमी ज़िया सेना के गठन का कुछ हिस्सा तितर बितर हो गया था। इसके अलावा इन मानव ढालों के साथ लियाओ सेना आगे बढ़ रही थी। ये सच था कि इस प्रक्रिया में बहुत से लोग मारे गए थे। हालांकि पश्चिमी ज़िया सेना के उकसावे पर सोंग जून ने एक बार फिर भाले की दिशा बदल दी। उन पर हमला करने से लियाओ सेना ने घृणा में अपने दांत पीस लिए। तीनों देशों के बीच युद्ध की शुरुआत से ही सोंग जून की स्थिति डगमगा रही थी। एक समय वह लियाओ सेना की ओर झुकता था और अगले ही पल वह पश्चिमी ज़िया सेना की ओर झुक जाता था। इस समय लियाओ सेना के जनरलों ने चाहा कि वे सोंग जून को मार सकें। अब इस बारे में बात करना बेकार है, लियाओ सेना के एक अन्य जनरल ने कहा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि पश्चिमी ज़िया सेना की ताकत हमारी कल्पना से ज्यादा मजबूत होगी। उन्हें ये भी उम्मीद नहीं थी कि प्रमुख शक्तियां भी युद्ध में भाग लेंगी। शुरू में मैंने सोचा था कि जब हम पश्चिमी ज़िया को खत्म कर देंगे, मैंने कभी नहीं सोचा था कि वे हम पर हमला करने की पहल करेंगे। पहले इन जनरलों ने सोचा था कि वे ज़िया को नष्ट करने के बाद वे ग्रेट ली को नष्ट कर देंगे। यह एक ऐसा देश था जो वे ज़िया से भी कमजोर था। मूल रूप से ये लियाओ सेना उन्हें अपनी नज़र में नहीं रखती थी और वे उन्हें आसानी से खत्म करने में सक्षम थे। हालांकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि ग्रेट ली इस महत्वपूर्ण मोड़ पर आकर मुसीबत खड़ी कर देंगे। इसके अलावा इससे उन्हें काफी परेशानी हुई थी। मुझे लगता है कि हमें पहले घेरे से बाहर निकलना चाहिए, लियाओ सेना के एक जनरल ने कहा। अब जब वे तीनों सेना में शामिल हो गए हैं तो वे बहुत शक्तिशाली हैं और उनका मनोबल ऊंचा है। हम शायद जीत न पाएं, और अगर हम जीत भी गए, अंत में ये केवल एक दयनीय जीत होगी। हमें जो कीमत चुकानी होगी वो छोटी नहीं होगी। यह इसके लायक नहीं है। अगर हम सेना को अपने हाथों में यही छोड़ देते हैं, भले ही हम अंत में जीत जाएं, लेकिन देश लौटने के बाद निश्चित रूप से हमारा अंत अच्छा नहीं होगा। लियाओ सेना के अन्य कुछ जनरलों ने गंभीर भाव से सिर हिलाया। वे पहले ही 1 लाख सैनिक खो चुके थे। अगर इस बार वे बड़ी संख्या में सैनिक खो देते, भले ही वे अंत में जीत जाते, तो परिणाम अच्छा नहीं होता। वे अपने आधिकारिक पद खो देते, वे सबसे हल्के होते। इसलिए वे सिर्फ जीत ही नहीं चाहते थे, बल्कि वे एक खूबसूरत जीत भी चाहते थे, और जो सबसे कम बलिदान देगा उसे सबसे बड़ी जीत मिलेगी। यही कारण था कि उन्होंने सोंग आर्मी को पहले नहीं मारा। इसके बजाय उन्हें मानव ढाल के रूप में इस्तेमाल किया गया। वे नहीं चाहते थे कि उनकी तरफ से बड़ी संख्या में हताहत हों। हालांकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि पश्चिमी ज़िया सेना सोंग जून को जाने देगी और सोंग जून पलटकर उन पर हमला कर देगा। मौजूदा स्थिति अच्छी नहीं थी। पहले उनके पास फायदा था। अब जब वे एक ही समय में 3 पक्षों का सामना कर रहे थे, भले ही वे नुकसान में न हो, ज्यादा से ज्यादा वे बराबरी पर थे और उन्हें कोई फायदा नहीं था। इसलिए भले ही वे जीत गए, वे अंत में केवल बुरी तरह से जीत पाएंगे। यह निश्चित रूप से वह नहीं था जो वे देखना चाहते थे। ठीक है, तो चलो घेराव से बाहर निकलो। स्थिति गंभीर थी और वे धीरे धीरे चर्चा करने का जोखिम नहीं उठा सकते थे। इसलिए सभी जल्दी से एक समझौते पर पहुंच गए। वास्तव में अगर वे अब घेरा तोड़कर बाहर निकलने का फैसला भी कर ले, तो भी बाहर निकलना इतना आसान नहीं होगा। आखिरकार वे तीनों देशों की सहयोगी सेनाओं से घिरे हुए थे और हर जगह दुश्मन थे। अंत में लियाओ सेना केवल एक बैठक बिंदु निर्धारित कर सकती थी। फिर वे अलग हो गए और घेरा तोड़कर बाहर निकल गए। हुआनफैंग ने तुरंत दुश्मन की मंशा को भांप लिया। कुछ समय तक अवरोध करने के बाद लियाओ सेना फिर भी कुछ दिशाओं से घेरे से बाहर निकलने में कामयाब रही। वह इन सैनिकों को बेकार होने का दोष नहीं दे सकता था। आखिरकार सोंगजून की लड़ाकू ताकत कमजोर थी और उसके पास कोई अच्छे हथियार या उपकरण नहीं थे। उसका प्रदर्शन और भी खराब था। दूसरी ओर इस बार भी राजवंश की ओर से काफी लोग आए थे। हालांकि दाली में कई सालों से कोई युद्ध नहीं हुआ था। वे बौद्ध धर्म का अध्ययन करना पसंद करते थे और युद्ध में उनकी कोई दिलचस्पी नहीं थी। इस बार अगर डुआन यू और ये तथ्य नहीं होता कि वे लियाओ सेना के इरादे को समझते थे और इतने सारे सैनिक नहीं थे। हालांकि उन्होंने कई वर्षों से कोई युद्ध नहीं लड़ा था, इसलिए उनकी लड़ाकू शक्ति स्वाभाविक रूप से संतोषजनक नहीं थी। इसके कारण यद्यपि पश्चिमी ज़िया सेना सख्त प्रतिरोध कर रही थी, फिर भी लियाओ सेना घेरे से बाहर निकलने में कामयाब रही।
इस बारे में हुआन फैंग नाराज नहीं था, उसे इस स्थिति से बहुत आश्चर्य नहीं हुआ। वास्तव में अगर लियाओ सेना घेरे से बाहर नहीं निकलती और मौत से लड़ने के लिए यही रहती, हुआन फैंग को जीतने का भरोसा भी नहीं था। भले ही उनके पक्ष में 3 साम्राज्यों की सहयोगी सेना थी, भले ही उनके पास ज्यादा लोग होते, फिर भी उन्हें ज्यादा भरोसा नहीं था। सोंग सेना और ली सेना का इस्तेमाल लोगों को डराने के लिए किया जा सकता था, लेकिन अगर उनका इस्तेमाल वाकई लड़ने के लिए किया जाता तो वे बहुत जल्द ही ढह सकती थी। लियू, जैसे ही हुआन फैंग ये सोच रहा था कि किस दिशा में पीछा करना जारी रखना है, उसने डुआन यू की आवाज सुनी। तीसरे भाई हुआन फैंग ने डुआन यू को दौड़ते हुए आते देखा और खुशी से जवाब दिया, लियू, बहुत दिनों से नहीं मिले। डुआन यू ने खुशी से कहा, पिछली बार जब हम ब्यानलिया में अलग हुए थे तो मैंने लियू को बहुत देर तक खोजा था। मैं उसे नहीं ढूंढ पाया था, इसलिए मुझे पहले वापस जाना पड़ा। लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि सोंग लियाओ मित्र सेना द्वारा वेश्या पर हमला करने की खबर फैल जाएगी। मैं समझ गया कि स्थिति गंभीर थी, इसलिए मैं अपने साथ कुछ लोगों को ले आया। तीसरे भाई, आपके आदमी सही समय पर आए, हुआन फैंग ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं तो दूसरा भाई दयनीय हालत में भाग गया होता। यह अफसोस की बात है कि मैं उन लियाओ सेना को यहाँ नहीं रख सका। डुआन यू ने कहा, हालांकि उसे युद्ध पसंद नहीं था, लेकिन उसे लोगों को मारना भी पसंद नहीं था। हालांकि वह मूर्ख नहीं था, वह अब साम्राज्य का सम्राट था, उसे साम्राज्य के लोगों के हित में सोचना था। लियाओ सेना की क्रूरता, वह जानता था कि एक बार लियाओ सेना ने ग्रेट सॉन को हरा दिया। ये कल्पना की जा सकती थी कि अगर पश्चिमी जिया सेना ने ग्रेट सॉन को हरा दिया तो क्या होगा। इसलिए भले ही उन्हें लड़ना पसंद न हो, उन्हें युद्ध लड़ना पड़ा। शाही दरबार में किसी ने भी सेना भेजने के उनके प्रस्ताव पर आपत्ति नहीं जताई। जाहिर है सभी को खतरे का भी एहसास हो गया था। अगर वे अभी सेना नहीं भेजते तो लियाओ सेना उनके दरवाजे पर दस्तक देगी। अगर वे अभी अपनी सेना भेजते तो उनके पास अभी भी सहयोगी हो सकते थे। हालांकि जब लियाओ सेना उनके दरवाजे पर दस्तक देती तो सब कुछ बहुत देर हो चुकी होती। सौभाग्य से उन्होंने समय रहते अपनी सेना भेज दी। अगर वे थोड़ी भी देर कर देते तो उन्हें नहीं पता था कि इसके क्या परिणाम होंगे। ठीक है, अब हम उनका पीछा करेंगे और उन लियाओ सेना को मारने की पूरी कोशिश करेंगे, हुआन फैंग ने कहा। हुआन फैंग जानता था कि अगर उसने इन लियाओ सेना को सुरक्षित वापस लौटने दिया, उस समय और भी लोग आएंगे। इसके अलावा वह पश्चिमी जिया सेना को कम नहीं आंकेगा। उस समय उनके पास उनका उपयोग करने के लिए बहुत सारे अवसर नहीं होंगे। इसलिए हुआन फैंग इन पश्चिमी जिया सेना में से ज्यादा को खत्म करना चाहता था। साथ ही वह प्रतिद्वंद्वी की ताकत को कमजोर करना चाहता था और साथ ही उन्हें डराना भी चाहता था। ठीक है, डुआन यू ने प्रस्ताव को अस्वीकार नहीं किया। उसके बाद उसने हुआन फैंग के साथ चर्चा की कि उसे उनका पीछा कहाँ करना चाहिए। सोंग जून के लिए वह अभी भी लियाओ सेना को हराने की खुशी में डूबा हुआ था। हालांकि इस बार लियाओ सेना को हराने वाले वे अकेले नहीं थे, फिर भी आखिरकार उन्होंने भी युद्ध में भाग लिया था। इसके अलावा उन्होंने सम्राट के लिए एक स्मारक लिखा था। वे उचित परिवर्तन भी कर सकते थे और उस समय उनका योगदान सबसे बड़ा होगा। वे इस युद्ध की मुख्य शक्ति थे और पश्चिमी जिया सेना और ली राजवंश की सेना। बस इतना ही। इस तरह हालांकि वे युद्ध हार गए थे, उन्होंने अपने कुछ सैनिकों को खो दिया था। न केवल उन्हें दंडित नहीं किया जाएगा बल्कि उन्हें पुरस्कृत भी किया जाएगा। आखिरकार ये पहली बार था जब सोंग जुन ने युद्ध के मैदान में लियाओ सेना को हराया था। यह इतिहास दर्ज करने के लिए पर्याप्त था। यह एक बड़ा सम्मान था। उस समय उन्हें लियाओ सेना की बंदियों से और भी अधिक अनुग्रह प्राप्त होगा। इसलिए इस समय उन्होंने लियाओ सेना का पीछा करने के बारे में नहीं सोचा। उन्हें लगा कि उनके लिए लड़ने के लिए श्रेय ही काफी है। अगर वे लियाओ सेना का पीछा करना जारी रखते हैं तो इससे उनके हताहतों की संख्या में ही वृद्धि होगी। नुकसान लाभ से अधिक था। हुआन फैंग ने इन सोंग सेना को मजबूर नहीं किया। एक कारण ये था कि सोंग सेना की लड़ाकू ताकत सीमित थी। उस समय यह एक बुरी बात हो सकती थी। दूसरा कारण ये था कि वेस्ट सेया और ग्रेट सोंग के बीच आखिरकार वे सच्चे सह का पीछा करने चले गए। लियाओ सेना अलग अलग दिशाओं में घेरे से बाहर निकल गई। हुआन फैंग ने पश्चिमी जिया सेना और दाली की सेना को 2 भागों में विभाजित किया और 2 दिशाओं में पीछा किया। वही सुनिश्चित करना चाहता था कि उन्हें हर दिशा में पूर्ण लाभ मिले। चूंकि ईगल आसमान में उनका पीछा कर रहा था, इसलिए हुआन फैंग और अन्य लोगों के लिए लियाओ सेना का पीछा करना मुश्किल नहीं होगा। इस समय क्योंकि उन्होंने लियाओ सेना को हरा दिया था, पश्चिमी जिया सेना और महान ली सेना का मनोबल अभी भी बहुत ऊंचा था। इसके विपरीत पीछे हटने के कारण लियाओ सेना का मनोबल काफी गिर गया था। हुआन फैंग और अन्य लोगों ने उनका पीछा किया और उन्हें मार डाला क्योंकि हुआन फैंग ने केवल 2 दिशाएं चुनी थी, इसलिए उन्हें हर दिशा में पूर्ण लाभ था। इसलिए चाहे लियाओ सेना की युद्ध शक्ति कितनी भी मजबूत क्यों न हो, वे अभी भी उनके सामने कोई मुकाबला नहीं कर सकते थे। रास्ते में उन्हें भारी हताहतों का सामना करना पड़ा। शुरू से ही उन्होंने पीछे हटने की पहल की थी, लेकिन बाद में वे सभी दिशाओं में भाग गए थे। जहां तक दूसरे रास्तों पर मौजूद लियाओ सेना का सवाल है, हुआन फैंग ने उनका पीछा नहीं किया। उसने उन्हें अपनी मर्जी से जाने दिया था। हालांकि लियाओ सेना के साथ तालमेल बिठाना आसान नहीं था। जब लियाओ सेना को एहसास हुआ कि अब पीछे कोई पीछा करने वाला नहीं है तो वे रुक गए। जिक्सिया के लोगों ने हमारा पीछा नहीं किया, लियाओ सेना के जनरल ने कहा। वे दूसरी दिशाओं से लोगों का पीछा कर रहे होंगे। हमें कुछ करना चाहिए। आप क्या सोचना है कि हमें क्या करना चाहिए? चलो वापस लड़ो, चलो वापस जाओ और उन्हें पीछे से मार डालो। उन्हें निश्चित रूप से उम्मीद नहीं थी कि हम वापस आएंगे, लियाओ सेना के जनरल ने कहा।